नमस्कार दोस्तों, मैं गुलशन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएससी मेकर में। कैसे हैं सारे बच्चे? एक बार थोड़ा सा मुझे बताइएगा, वीडियो क्लियर आ रहा है क्या? वीडियो क्लियर आ रहा है? क्योंकि मैंने क्लास लाइव तो की है और मेरे फ़ोन में थोड़ा सा डिस्टरबेंस आ रहा है। आपके वीडियो क्लियर आ रहा है? क्यों? वीडियो क्लियर आ रहा है? वॉइस क्लियर है? वीडियो क्लियर है? एक बार सारे बच्चे बताएंगे, वॉइस और वीडियो क्लियर आ रहा है? क्लियर है सारी चीज़ें? स्टार्ट करें सेशन को? क्लियर है? चलिए, क्लियर है, क्लियर है। क्योंकि थोड़ा सा मैं जब अपने फ़ोन में स्टार्ट किया तो मुझे क्लियर नहीं दिख रहा था, तो मुझे लगा कोई दिक्कत आ रहा होगा। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। मेंसुरेशन हम लोग पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन का मतलब आपको मैंने पहले बता रखा है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला। अगर फॉर्मूले याद हैं तो आप हर एक क्वेश्चन को लगा पाएंगे। फॉर्मूला याद है तो हर एक क्वेश्चन को लगा पाएंगे, नहीं याद है तो कुछ नहीं लगा पाएंगे। अब समस्या है कि सर फॉर्मूला ही नहीं याद होता है, तो भाई ऐसा क्या समस्या है कि आपको फॉर्मूला नहीं याद हो रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप याद नहीं कर सकते हैं? आखिर जो बच्चे सिलेक्शन लिए हैं उन्होंने तो याद किया होगा, तो आप क्यों नहीं याद कर सकते हैं? अगर फॉर्मूले नहीं याद होते हैं तो आप कैसे उम्मीद करते हैं तो सरकार आपको कम से कम महीने के 50,000 से 1 लाख के बीच में सैलरी आप उम्मीद कर रहे हैं? कैसे देगी भाई सैलरी, जब आपको चीज़ें याद ही नहीं होती है तो? क्यों? बता दीजिए। ऐसा होता है तो ध्यान रखिएगा, आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। सारे फॉर्मूलों को लिखते जाइए और फॉर्मूला लिखने के बाद आप सारे के सारे बच्चे उसको अपने सामने चिपका लीजिए। मैं तो आपसे ये भी कहता हूँ, कहीं भी कोई कुछ भी स्टार्ट हुआ, जैसे आपका आयत चल रहा है, आयत का फॉर्मूला उस पेज पे लिख लीजिए। आपका वर्ग चला, उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। आगे जो भी चीज़ें चलेंगी सबका फॉर्मूला आप वहाँ पर लिखते चले जाइए। ऐसे कैसे नहीं याद होगा? देख देख के आपको याद करना है, धीरे धीरे याद हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला काम फॉर्मूला रट जाइएगा। फॉर्मूला रट जाइएगा, हर एक बच्चा फॉर्मूला रट जाए और हर एक फॉर्मूला रटे। किसी भी फॉर्मूले में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए जरा इस क्वेश्चन पे आइए। तो ये क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में छोड़ा था कि आप सारे बच्चे याद कर लें, इसको करके आएंगे। क्या कोई बच्चा ऐसा है जिससे क्वेश्चन नहीं हुआ है? समचतुर्भुज की बात है। समचतुर्भुज यानी कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। ठीक, चारों भुजा बराबर होने के बाद क्या होगा? इसके विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे और कटने के बाद दो बराबर भागों में इसके विकर्ण आपस में बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन के हिसाब से क्षेत्रफल दिया है, एक विकर्ण की लंबाई, कोई भी विकर्ण हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। इसकी लंबाई 24 दी है। 24 दी है तो मान लीजिए ये 12 हो गया, ये 12 हो गया, 12 12 24 हो गए। ठीक, क्योंकि जहां से विकर्ण कटे हैं, जहां से विकर्ण कटे हैं वहां पर आधा ऊपर आधा नीचे दो भाग में हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्षेत्रफल की बात आई है, तो क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? अगर हम बात करें एरिया की, एरिया कैसे निकलेगा? एरिया बराबर क्या हो जाएगा? तो जो आपका एरिया होता है ये होता है 1/2 गुणे का d1 गुणे का d2, यानी कि पहला विकर्ण और इसमें गुणा कर देना है दूसरा विकर्ण। पहला विकर्ण दूसरा विकर्ण आपस में गुणा कर दीजिए, ये आपका हाफ d1 d2 d2। यहाँ पर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला। अच्छा, एक विकर्ण तो मेरे पास है, दूसरा विकर्ण तो है ही नहीं। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 384 दिया हुआ है, 1/2। एक विकर्ण तो क्वेश्चन में 24 दिया है, लेकिन दूसरे विकर्ण की कोई जानकारी नहीं है। तो दूसरा विकर्ण कहाँ से आएगा भाई? दूसरा विकर्ण क्या हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। दूसरा विकर्ण कैसे निकलेगा? अगर मैं 2 से काटूं तो 2 से कट जाएगा 12 बार में, और 12 से काट दूं तो 12 तिया 36, 12 दूने का 24, यानी कि जो दूसरा विकर्ण होगा कितना हो जाएगा? दूसरा विकर्ण आपका 32 हो जाएगा। दूसरा विकर्ण कितना? 32 हो रहा है। 12 12 तिया 36, 2 4, दूसरा विकर्ण 32। क्या दूसरा विकर्ण 32 आ रहा है? अगर 32 हो जाएगा तो ये वाला हिस्सा 16 हो जाएगा और ये वाला हिस्सा 16 हो जाएगा। अब आपके पास दो विकर्ण मौजूद हैं और क्वेश्चन में परिमाप आपसे पूछा गया है। तो क्वेश्चन में परिमाप पूछा गया है तो परिमाप का मतलब, अगर परिमाप आपको पता, एक एक भुजा की लंबाई भी यहाँ पर पता चल जाए, किसी एक भुजा की लंबाई भी पता चल जाए, तो क्या आप उस समचतुर्भुज का परिमाप बता सकते हैं? क्योंकि चारों की चारों भुजाएं आपकी आपस में तो बराबर हैं। चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं, एक भुजा की लंबाई पता चल जाए तो आप वहां से चारों भुजाओं की लंबाई निकाल सकते हैं। ठीक, अच्छा, अब इस भुजा की लंबाई कैसे निकलेगी? मैंने आपको बताया, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनता हुआ आपको दिखेगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल होगा।
अब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें 90 डिग्री के सामने सबसे बड़ी भुजा होगी, एक भुजा 12 की, दूसरी भुजा 16 की, तो तीसरी भुजा क्या हो जाएगी? अब इसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ये ट्रिपलेट की तरह दिख रहा है। क्या ये ट्रिपलेट की तरह दिख रहा है? और ट्रिपलेट है तो कौन सा है? ट्रिपलेट कौन सा है? 12, 16 और 20 का। कौन सा ट्रिपलेट? 12, 16 और 20 का। 12, 16, 20 का ट्रिपलेट है, ठीक ना? 12, 16, 20 का ट्रिपलेट है। तो एक भुजा हमारी 20 की हो गई, ठीक। क्या हो जाएगा? एक भुजा हमारा 20 का हो जाएगा। आपको परिमाप निकालना है, ठीक ना? आपको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का मतलब एक भुजा की लंबाई को 4 से गुणा कर दीजिए। अगर एक भुजा 20 की है तो 4 गुणे का 20, यानी कि सर परिमाप तो 80 का हो जाएगा। क्या परिमाप 80 का हो जाएगा? जी हाँ। गलती हो गया? परिमाप कितना होगा? कितना हो रहा है परिमाप? भुजा 20 की आ रही है ना, 16, 12, 20, परिमाप कितना हो रहा है? परिमाप 80 हो जाएगा। यहां पर कहीं ऑप्शन में 80 नहीं दिख रहा है तो लिख लीजिएगा 80, ठीक है। परिमाप आपका ऑप्शन एक नया हमने जोड़ दिया, 80 आपका यहां पर सही जवाब हो जाएगा। बताइए, कोई दिक्कत किसी बच्चे को? किसी बच्चे को किसी प्रकार का दिक्कत इस क्वेश्चन में? वैसे मैंने आपको ये क्वेश्चन होमवर्क के तौर पे दिया था, क्योंकि हम लोग लास्ट क्लास में 160 परिमाप आ रहा है। 4 ही भुजा तो है। एक भुजा अगर 20 की है तो 4 भुजा 80 की होगी। एक भुजा अगर 20 की है तो 4 भुजा 80 की हो जाएगी ना। एक भुजा अगर 20 की है तो 4 भुजा 80 की हो जाएगी, तो 80 परिमाप होगा, ठीक ना? यहाँ पर आपका 160 नहीं होगा। ये भी क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि होमवर्क के तौर पे करके आइएगा। जरा करिए तो इस क्वेश्चन को। आई हैव अ प्रॉब्लम, कुछ बच्चों को डाउट है, पूछिए क्या डाउट है, क्या दिक्कत आपको हो रही है, बताइए क्या दिक्कत है आपको? दिक्कत क्या है? 32 का क्या करेंगे? अरे दूसरी भुजा, दूसरा जो विकर्ण है वो 32 है, तो दूसरे विकर्ण को सेट कर देंगे। 16 इधर, 16 इधर, ठीक है। एक बच्चा अभी लिखा है कि सर मैं अभी मजदूरी करके आ रहा हूँ, तो क्या मैं रिकॉर्डेड क्लास देख लूंगा? देखिए, मैंने आपसे कई बार कहा है, रिकॉर्डेड हो चाहे आपका लाइव हो, क्लास में चीज़ें वही रहेंगी। लाइव में कुछ अलग नहीं हो जाएगा। लाइव में बस ये रहता है कि आप कमेंट भेजते हैं, कभी कभी मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। आपको भी पता है मैं बहुत ज़्यादा कमेंट का भी रिप्लाई नहीं करता हूँ। बहुत ज़्यादा अगर मैं कमेंट का रिप्लाई करूंगा तो फिर से वहां पर भी दिक्कत है, ठीक। तो आप कुछ भी करते हैं आराम से, जब चाहें तब क्लास को देख सकते हैं। ऑनलाइन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आप क्लास को किसी भी समय देख सकते हैं, और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम इस क्लास को किसी भी समय देख सकते हैं, समझे? तो अब आप कहेंगे सर इसमें नुकसान कैसे हो गया? एक ही चीज आपने 2 बार बोली। मैंने कहा कि सबसे बड़ा फायदा यह है कि क्लास को कभी भी देख सकते हैं, और साथ में मैंने ये भी कहा कि सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि आप कभी भी देख सकते हैं। अब ये दिक्कत ये है कि नुकसान कैसे है? फायदा तो समझ में आ रहा है, नुकसान कैसे है? कभी भी देख सकते हैं, इसका नुकसान ये है कि हम तो कभी भी देख लेंगे, ठीक। अरे सर तो पढ़ा दिए, हम कभी भी देख लेंगे, और वो कभी कभी नहीं आता है। सबसे बड़ा दिक्कत ये होता है ऑनलाइन में कि वो कभी दोबारा कभी नहीं आता है, और कभी वो समय आ भी गया तो आप देखते हैं अरे यहाँ तो 20 क्लासेस पड़ गई इतने दिन में, अब क्या करें? क्यों? यहाँ अब क्या करें? ये तो 20 क्लासेस हो गई, अब इसको कैसे करें? वो दिमाग पे प्रेशर बन जाता है। तो कभी का मतलब होता है आप कभी देखिए, लेकिन सेम डे में देखिए, ठीक ना? सेम डे में आप कभी समय निकाल लीजिए। शाम को समय नहीं मिल रहा है, रात को निकाल लीजिए, रात में नहीं मिल रहा है, किसी और समय निकाल लीजिए, लेकिन उसी दिन क्लास को देखिए, और क्लास से रिलेटेड डाउट पूछिए। आपके पास डाउट है तो क्लास से रिलेटेड ही डाउट हो, ठीक ना? ये फर्जी का डाउट मैं नहीं बताऊंगा। सिलेबस में 2 मेंसुरेशन दिया है, एक 2D है, एक 3D है। 2D, 2 डायमेंशनल जो कि हम पढ़ रहे हैं, 3D समय रहा तो आज स्टार्ट करेंगे, ठीक ना? इसके अलावा कोई भी आप फालतू का डाउट मेरे से नहीं पूछेंगे। एग्जाम में फॉर्म में ये हुआ, लैंग्वेज ये हुआ, ये वो कुछ नहीं, ये सब आप गूगल पे सर्च करेंगे, ठीक। नोटिफिकेशन की जो वीडियो बनती है उसको देखा करिए कभी भी, ठीक ना? चलिए इस क्वेश्चन को, अब इस क्वेश्चन को करेंगे। क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर है एक समचतुर्भुज का परिमाप 120 है। परिमाप का मतलब क्या होता है? तो परिमाप का मतलब 4 भुजा है, चारों भुजाएं बराबर है तो 4 है, और ये कितना है? 120। तो एक भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी? एक भुजा की लंबाई आपकी 30 हो जाएगी। एक भुजा की लंबाई 30 हो जाएगी। अब आपका ये रहा एक समचतुर्भुज, इसमें भुजाओं की लंबाई कितनी है? तो ये आपका 30 है, ये आपका 30 है, सारी की सारी भुजाएं आपकी 30 है। क्वेश्चन में कहा गया किन्हीं भी 2 समांतर भुजाओं के बीच। अब सारी की सारी भुजा बराबर हैं, तो इनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी भी हर समय बराबर रहेगी। किसी भी भुजा के बीच में देखेंगे तो जैसे इसके बीच में देखेंगे ये भी 15 होगा,
इसके बीच में देखेंगे ये भी 15 होगा, सबके बीच की दूरी बराबर हो जाएगी। यहाँ पर आपसे पूछा है क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल कैसे बताएंगे? तो आपको जैसे कहा गया है समचतुर्भुज का नाम दिया है, समचतुर्भुज का अगर नाम सुने होंगे तो क्षेत्रफल के लिए आपके दिमाग में फॉर्मूला आएगा 1/2 d1 गुणे का d2, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में सबसे पहले आ जाएगा। आप देखेंगे सर भुजा तो है लेकिन कोई विकर्ण की जानकारी ही नहीं है, तो इसमें हम क्या करेंगे? सर हमको तो विकर्ण ही नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे? अच्छा, विकर्ण नहीं पता है तो अब क्या कर सकते हैं? कुछ आपको समझ में आ रहा है क्या कर सकते हैं? तो मैंने आपको एक पैरेललोग्राम यानी कि समांतर चतुर्भुज के बारे में बताया था। समांतर चतुर्भुज में क्या था? समांतर चतुर्भुज में आपकी 4 भुजाएं थी, ऐसे 4 भुजाएं थी और भुजाएं एक दूसरे के समांतर थी, यही था ना? भुजाएं एक दूसरे की समांतर थी, बस इसमें अलग अलग भुजा थी, इसकी चारों भुजाएं सेम है और ये बिल्कुल समांतर चतुर्भुज है। जैसे अगर आप बात करेंगे, आपके पास आता है रेक्टेंगल, आयत। अगर आयत की भुजाओं को बराबर कर दिया जाए, अगर आयत की भुजाओं को बराबर कर दिया जाए तो भुजाओं को बराबर करते ही वो वर्ग बन जाता है तो आयत के जैसा ही, भुजा बराबर हुई तो उसका नाम आपने वर्ग रख दिया। है ये भी पैरेललोग्राम के जैसा, समांतर चतुर्भुज के जैसा। जब आपने इसके भुजाओं को बराबर किया तो ये क्या बन गया? सर ये तो आपका बन गया क्या चीज? रोम्बस, यानी कि ये समचतुर्भुज आपका बन गया। ठीक, अब जैसे आयत का फॉर्मूला होता है लंबाई में चौड़ाई का गुणा कर दीजिए, ये आयत का फॉर्मूला होता है। आप कहेंगे सर वर्ग का फॉर्मूला तो ए का स्क्वायर यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। अगर दोनों भुजाएं बराबर हो जाए, लंबाई भी ए हो जाए चौड़ाई भी ए हो जाए, तो इसको गुणा करेंगे तो यही तो आएगा। तो सेम चीज है, ये आपका एक तरह का समांतर चतुर्भुज बन गया। अगर हमको ऊंचाई और दूरी दे दिया तो ये समांतर चतुर्भुज बन गया और हम समांतर समांतर चतुर्भुज के लिए जो फॉर्मूला लगा रहे थे, एरिया बराबर क्या लगा रहे थे? उसमें लगा रहे थे एरिया बराबर बेस गुणे का हाइट। ठीक, तो बेस हो जाएगा 30 का, ऊंचाई हो जाएगा 15 का, तो 15 तिया का 45, 450 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। 450 ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, 450 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगर हम पता नहीं तो आपसे ही पूछेंगे ना, टीचर तो आप हैं। देखिए टीचर मैं हूं लेकिन मेरी बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपका जो सवाल है बहुत छोटा है, मैं इसको आपको जितने देर में डिस्कस करूंगा ना उससे जल्दी मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। जितने देर मैं आपको समझाऊंगा उससे मात्र 2 सेकंड में आंसर दे सकता हूँ जो आप सवाल पूछ रहे हैं। लेकिन अब उसमें क्या होता है ना, अगर मैं आंसर देना शुरू किया तो आप लोगों का रोज सवाल आएगा और फालतू के सवाल आते हैं कि सर फॉर्म भर दिए हैं पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है, सर फॉर्म भर दिए हैं उसमें सिग्नेचर कैसे अपलोड करें, सर फोटो कैसे अपलोड करें। ठीक, तो क्लास है तो मैंने आपको शुरू में बताया है क्लास से रिलेटेड डाउट क्लास में पूछा करिए, कभी भी आपके जवाब मैं पास 2 मिनट में दे सकता हूँ। लेकिन आप सभी बच्चे, मैं आपको ये भी सिखाना चाह रहा हूँ, पूछने से बेहतर होता है चीज़ों को ढूंढना। बहुत आराम से मैं आपको बता सकता हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। सर मेरी हाइट 169 है, क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? तो इसमें होता है कि आप ढूंढिए उसको। क्यों? आप एक बार सर्च तो करिए, आपको हर एक चीज अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। इसमें क्या है, अब यहां से शुरू होता है समलम चतुर्भुज। समलम का मतलब होता है ट्रेपीजियम, इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम। समलम चतुर्भुज, ये 4 भुजा इसमें भी होगी लेकिन थोड़ा सा अलग होगा, सब में 4 भुजाएं ही हैं लेकिन धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। जैसे ये आपका ऐसा होगा, इस प्रकार से होगा, इसको हम समलम कहेंगे। ये भुजा इसके समांतर हो जाएगी, ये भुजा इसके समांतर, यहां पर ए हो जाएगा, यहां पर इसका नाम बी दे दीजिए। इन दो समांतर भुजाएं हैं, इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ लंबाई हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों के बीच की कुछ ना कुछ दूरी हो जाएगी। अगर इसका नाम मैं एच दे दूं, ठीक, और ये भुजा कुछ भी हो सकती है। आपसे कभी भी परिमाप पूछेगा, 4 भुजाएं हैं, चारों भुजाओं को पकड़ के जोड़ दीजिएगा, चारों भुजाओं को पकड़िएगा, जोड़ दीजिएगा। अब जैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम है ट्रेपीजियम। नाम याद रखिएगा, नाम से आपको फिगर पहचान में आएगा और फिगर पहचान में आएगा तो तभी आप फॉर्मूले को लगा पाएंगे। अंग्रेजी में इसको हम कहते हैं समलंब, सॉरी हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं? समलंब कहते हैं, समलंब चतुर्भुज। अब क्षेत्रफल मुझे नहीं लगता है कि पेरीमीटर का फॉर्मूला लिखवाना पड़ेगा, चारों भुजाओं को जोड़ना है। अब सिर्फ बात आएगी यहां पर क्षेत्रफल की। अगर मैं बात करूं एरिया की, एरिया कितना हो जाएगा? एरिया होता है 1/2, ठीक, गुणे का समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा कौन कौन सी है उनका योग। ठीक, समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? समांतर, समानांतर, समांतर, समांतर भुजाओं का योग, सम ऑफ पैरेलल साइड। जो समांतर भुजा आपको 2 दिख रही हैं इनको जोड़िए, समांतर भुजाओं का योग।
और इसमें क्या करिए, इसमें ऊंचाई को गुणा कर दीजिए। समांतर भुजा का योग गुणे का ऊंचाई, समांतर भुजा का योग गुणे का ऊंचाई। एरिया बराबर 1/2 गुणे का समांतर भुजाओं का योग और गुणे का हो जाएगा ऊंचाई। ठीक ना, 1/2 समांतर भुजाओं का योग गुणे का ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये आपके एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा। अच्छा, अगर ये एरिया का फॉर्मूला है तो क्या हम एरिया निकाल पाएंगे? अगर आपके सामने मैं क्वेश्चन रख दूं तो क्या आप क्वेश्चन देख के एरिया निकाल पाएंगे? क्या क्वेश्चन देख के एरिया निकाल पाएंगे? क्वेश्चन में कहा गया है एक समलम चतुर्भुज है। समलम चतुर्भुज यानी आपके दिमाग में सबसे पहले फिगर आएगा। समझिए, कभी भी मेंसुरेशन में कुछ चीजें दिखे तो आपको जैसे समलम चतुर्भुज दिखा, आपके दिमाग में फिगर आएगा कि समलम चतुर्भुज कैसा होता है। अच्छा, समलम चतुर्भुज में फॉर्मूला क्या था, तो वो फॉर्मूला भी आपके दिमाग में आएगा। ये दो चीजें आपके दिमाग में आ गई। अच्छा, अब इसके बाद क्या हो गया, समांतर भुजाएं। अच्छा, अब इसमें आप जब फॉर्मूला और फिगर याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें समांतर भुजाएं थी। समांतर भुजाओं के बारे में आपको दे दिया। अच्छा, इन भुजाओं के बीच की दूरी को भी दे रहा है, तो आपसे क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या आप इसको बता पाएंगे? कभी भी आप मान लीजिए समंतर चतुर्भुज के बारे में मैंने आपको लिखवाया, उसमें मैंने क्या लिखवाया कि जैसे एक आपका चतुर्भुज होगा, ऐसा इस फिगर का होगा, इसमें दो भुजाएं आपका आपस में समांतर हो जाएंगी, ये और ये भुजा आपस में समांतर हो गई। अच्छा, इन भुजाओं के बारे में दे दिया कि ये वाला 4 सेंटीमीटर है, ये वाला 8 सेंटीमीटर है, और इन समांतर भुजाओं के बीच की दूरी आपको 4 सेंटीमीटर का दे दिया। अब बताइए, इसमें ऐसा क्या है कि आप इसके क्षेत्रफल को ना निकाल पाए? कोई ऐसा बच्चा है कि जो मुझे ये कहे कि मैं इसके इसके क्षेत्रफल को तो नहीं निकाल पाऊंगा? कोई ऐसा बच्चा है कि जो कह दे कि मैं तो इसके क्षेत्रफल को निकाल ही नहीं पाऊंगा? तो मैं आपसे कहूंगा क्षेत्रफल क्यों नहीं निकलेगा? जैसे अगर मान लीजिए आपको फॉर्मूला है, याद है, एरिया बराबर 1/2 और सम ऑफ पैरेलल साइड। देखिए, पैरेलल को ना कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, और गुणे में ऊंचाई। सम ऑफ पैरेलल साइड मैंने अभी पीछे फॉर्मूला लिखा है, उसमें लिखा हुआ था कि समांतर भुजाओं का योग। अच्छा, अब देखिए तो क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा 1/2। समांतर भुजा कौन कौन सी है सर? एक तो 4 है, एक तो 8 है। ऊंचाई कितनी है सर? ऊंचाई 4 है। 2 से काटेंगे 2 बार में, 8 4 12, 12 दूने का 24। क्या आपका 24 सेंटीमीटर स्क्वायर यही आपका क्षेत्रफल हो जाएगा? ऑप्शन बी। तो अब इसमें ऐसा क्या है जो कि आप नहीं कर सकते हैं? क्यों? तो आप इसी चीज को, मैं आपसे यही कह रहा हूं कि मेंसुरेशन को जब आप पढ़ रहे हैं तो इसमें है तो सब फॉर्मूला है, सबका सब फॉर्मूला, इसमें कुछ अलग है नहीं, फॉर्मूला ही है। क्वेश्चन में कंफ्यूजन होता है, आपको हर एक सवाल में कंफ्यूजन होगा। कंफ्यूजन से अगर मान लीजिए कंफ्यूजन होना बंद हो जाए, यानी वो ऐसी स्टेज है जहां पे आपका सिलेक्शन के चांसेस हो जाएंगे। जब आपको क्वेश्चन पढ़ के अपने आप चीजों का मतलब समझ में आने लगे, हर चीज समझ में आने लगे, बस समझिए वहां से सिलेक्शन के चांसेस आपके शुरू हो गए। अब आप तैयार हैं सिलेक्शन के लिए, क्वेश्चन पढ़ के चीजों को समझ जा रहे हैं। हो सकता है अभी कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जिसमें मैं फंस जाऊं, ये भी संभव है। कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा क्लासेस आपको, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे। ठीक, चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो क्या है, एक समलम चतुर्भुज है। अब समलम चतुर्भुज के दो समांतर भुजाएं हैं, ठीक है, एक भुजा 8 की, दूसरी भुजा 10 की। इनका क्षेत्रफल दे दिया, इनके समांतर भुजाओं के बीच की दूरी। अब ये क्या आप नहीं कर पाएंगे? क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? सबसे पहले क्या इस क्वेश्चन को कर पाएंगे? तो अब इसमें क्या है, आप सबसे पहले जाएंगे कि ये है क्या, तो क्वेश्चन से पता चलेगा भाई समलम चतुर्भुज है। एक काम करिए, फोटो बना लेते हैं, ये समलम चतुर्भुज आखिर होता कैसा है, इसका थोड़ा सा फोटो बना लेते हैं। तो अगर फोटो याद है तभी बनाएंगे, और यही चीजें याद रखनी है सर, ये तो इस प्रकार का होता है। और क्या जानते हैं, ये वाली भुजा आपस में समांतर होती है। ठीक। अच्छा, अगर इस भुजा को ए कह दे और इस भुजा को बी कह दे और इनके बीच की ऊंचाई को एच कह दे, ठीक है, तो भुजा ए भुजा बी, बीच में ऊंचाई एच। अब इसमें क्या है, तो इसमें आपसे कहा जाएगा क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की जब बात आएगी तो आप कहेंगे सर 1/2 और ये जो समांतर भुजाएं हैं इनको जोड़िए और इसमें ऊंचाई को गुणा कर दीजिए, यही क्षेत्रफल है। फॉर्मूला याद, क्वेश्चन सॉल्व। अब इसमें ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है? क्यों ऐसा क्या है जो समझ में नहीं आ रहा है? तो अगर भुजाओं की बात करें तो ये ऊपर छोटा है, छोटी भुजा, नीचे बड़ा है, बड़ी भुजा, और ये मुझे नहीं पता है, क्षेत्रफल मुझे दिया है, तो क्या मैं इसमें अब वैल्यू रख के सॉल्व नहीं कर सकता हूँ? 54 रख दूंगा, 1/2 रख दूंगा, यहाँ पर 8 प्लस का 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका गुणे का h। 8 प्लस का 10 18, 2 से काटेंगे 9 बार में, और 9 से काटूंगा तो 6 बार में। h बराबर कितना हो जाएगा? h बराबर आपका 6 हो जाएगा। ऊंचाई कितनी हो गई? 6, ऑप्शन ए। इसमें अब ऐसा क्या है कि नहीं समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन में जो भी है,
इसमें जो भी है आपसे बस यही पूछा जाएगा कि फॉर्मूला रहेगा और फॉर्मूले के हिसाब से चीजें पूछी जाएंगी। देखिए, आपको कोई डाउट है ना, वो पूछिए, मैं बताऊंगा, लेकिन जो आप पूछ रहे हैं वो आपका डाउट नहीं है, ठीक ना? वो चीजें आप इजीली हर एक चीज ढूंढ सकते हैं, उसके लिए पहले ही आपको हर चीज बता दिया जाता है। कभी भी कोई भी आपका मान लीजिए कि कोई भी फॉर्म आता है, उस फॉर्म के बारे में सारी चीजें बताई जाती हैं, ठीक ना? उस फॉर्म के बारे में सारी चीजें बताई जाती हैं और ये उम्मीद किया जाता है कि आप वहीं पर सारी चीजें सीख गए। अब मैंने आपको मान लीजिए आयत के बारे में पढ़ा दिया है, अब कहीं बीच में आयत आ जाए तो क्या मैं उस फॉर्मूले को डायरेक्ट नहीं यूज कर सकता हूँ? बिल्कुल यूज करूंगा। आपको डाउट है, क्वेश्चन कोर्स में डाउट पूछिए, आपको डाउट है, डाउट पूछिए, ठीक है? स्टूडेंट्स को भटकना ना पड़े, कोई आप भटकेंगे नहीं, ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं, आप भटकेंगे नहीं, आप कहीं नहीं भटक रहे हैं। इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए, इस क्वेश्चन को करिए। अब इसमें क्या है, एक समलम चतुर्भुज है, इस समलम चतुर्भुज की समांतर भुजाओं का लंबाई 51 और 21 है, अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 39 है। तो क्या इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल आप ज्ञात कर सकते हैं? क्या आप इस समलम चतुर्भुज का क्षेत्रफल बता सकते हैं? बताइए। इसमें थोड़ा सा आप लोग फंसेंगे, क्यों फंसेंगे? क्योंकि इसमें थोड़ा सा पीछे का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा। अब पीछे का कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा तो उसको क्या करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, इस क्वेश्चन में सबसे पहले बात आई है समलम चतुर्भुज की, तो हमारा सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा कि हम फोटो बनाएं। ये रहा हमारा फोटो और ये है मेरा समलम चतुर्भुज। इसमें क्या है, इसमें एक लंबाई 51 है, चलिए ये 51 मान लेते हैं, दूसरी 21 है, ये 21 मान लेते हैं। इसमें अन्य दो भुजाओं की लंबाई, यानी ये भुजा और ये भुजा, चार भुजा है, ये दो भुजा होगी, बाकी की दो भुजाएं आपको दिख रही हैं। तो अन्य दो भुजाओं के बारे में कहा कि ये 39 है, आपने कहा ठीक है, और दूसरी भी 39 है, आपने कहा ये भी ठीक है। इसमें आपसे क्षेत्रफल पूछा, आप कहेंगे सर अब ये क्वेश्चन कैसे होगा, अब इसमें तो क्षेत्रफल पूछा जा रहा है, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे? तो आप कहेंगे कि सर क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो हम यही जानते हैं कि एरिया बराबर 1/2, जो समांतर भुजाएं हैं, अगर ए बी होता तो ए प्लस बी, और ऊंचाई करना पड़ेगा। सर समांतर भुजाओं के तो बारे में पता है, ऊंचाई तो पता ही नहीं है। अब ऊंचाई निकलेगा कैसे? अब ये ऊंचाई कैसे निकलेगा, कैसे निकल सकता है, क्या लगता है? कुछ समझ में आ रहा है ये ऊंचाई कैसे निकलेगा? आपको कुछ समझ में आ रहा है कैसे निकलेगा ऊंचाई? अब देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको पीछे का कॉन्सेप्ट भी लगाना पड़ेगा, कुछ चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उसको भी सुनिए। क्या है, ये भुजा इसके समानांतर है, ठीक? अच्छा, अगर मान लीजिए मैं यहां से एक लाइन खींच दूं, लाइन खींच दूं, तो ये क्या हो जाएगा सर, ये तो एच हो जाएगा। अच्छा, यही लाइन यहां से भी खींच दीजिए, तो सर ये भी एच कहलाएगा, दोनों जगह बराबर दूरी होगी। समानांतर का मतलब ही है कि दोनों भुजाओं के बीच का अंतर समान होगा, ठीक? दूसरी चीज, अब यहां से यहां 21 है, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं यहां से लेके और यहां तक की भी लंबाई 21 होगी? ऐसा मैं कह सकता हूं, ये भी लंबाई 21 होगी? एक बार मुझे बताइएगा हाँ ना में, क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि अगर ये 21 का है तो ये भी 21 का होगा? जितना ऊपर होगा, आपने दोनों साइड से बराबर लंबाई खींच दी, तो नीचे भी 21 हो जाएगा, 21 हो जाएगा। नीचे की जो पूरी भुजा है ये 51 की है, अब 51 में से 21 चला गया तो बचा कितना? अगर 51 में से मैं 21 घटा दूं तो सर अब तो 30 बचा, ये 30 कहाँ जाएगा? तो आप देखेंगे सर ये वाला हिस्सा बच रहा है, ये वाला हिस्सा बच रहा है, ये दो हिस्से बच रहे हैं। अच्छा, अब साइड में तो दोनों भुजा बराबर है, ये भी आपका 39 है, ये भी आपका 39 है, यानी कि सिंपल बिल्कुल सिमिलर फिगर बना हुआ है, एकदम एग्जैक्ट फिगर बना हुआ है। इसमें कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा नहीं है कि इधर की लंबाई ज्यादा हो जाएगी, इधर की लंबाई कम हो जाएगी, ऐसा कुछ तो है नहीं। यानी दोनों भुजा बराबर होने वाली है। अच्छा, दोनों भुजा बराबर हो जाएगी तो कितना होगा? आप कहेंगे सर तब 30 बचा ना, तो इसको दो हिस्से में बांट दीजिए, दो हिस्से में बांट देंगे 15-15 हो जाएगा, ये 15 यहाँ आ जाएगा, ये 15 का हो गया, और ये भी आपका 15 का हो गया। अच्छा, इतना तो कर दिए, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ? ये 15 का हो गया, ये 15 का हो गया। अब ये बताइए, क्या ये 15-15 हो सकता है? क्या ये 15-15 हो सकता है? अगर ये 15-15 हो गया, तो अब इसके बाद क्या मैं ऊंचाई को निकाल सकता हूं क्या? समझिएगा, ये क्या है ना, मेंसुरेशन में चीजें कहीं कहीं जाके फंसने लगेंगी। मेंसुरेशन में जब तक फॉर्मूला है और फॉर्मूले पर ही सवाल है, जैसा फॉर्मूला वैसा सवाल, तब तक चीजें बहुत मजेदार हैं। और लेकिन आप लोग उसको भी टफ बना लेते हैं, फॉर्मूला याद ही नहीं करेंगे तो वो चीज भी टफ हो जाती है। अब जब ये सारी चीजें हो जाती हैं तो इसमें फिगर के अंदर फिगर बनने शुरू हो जाते हैं, फिगर के अंदर ही फिगर बनने शुरू हो जाएंगे। तो जब फिगर के अंदर फिगर बनेगा तो वो और दिक्कत देगा। जब बेसिक ही नहीं पता रहेगा तो फिगर के अंदर फिगर बनाएंगे कैसे?
अब फिगर के अंदर फिगर कैसे बना, जैसे देखिए अब ये क्या हो गया, ये आपकी ऊंचाई है, ऊंचाई का मतलब ये यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अच्छा, अब कोई भी ऐसा लॉजिक है क्या जिसको मैं इस्तेमाल करके, कोई भी ऐसा लॉजिक बताइए जिसको मैं इस्तेमाल करके ये एच को निकाल सकता हूँ। कुछ ऐसा आपको दिमाग में याद हो, कुछ ऐसा कभी सुने हो जिसका इस्तेमाल करके एच का एच निकाल ले। अगर देखिए अब यहां पर आप चीजों को ढूंढ पाए कि इसमें हो क्या रहा है, तब तो बड़ी आराम से आप आराम से एच निकाल लेंगे। क्या ढूंढ पाएंगे सर, देखिए ना यहां पर तो एक ट्रायंगल दिख रहा है, क्या आपको एक त्रिभुज दिख रहा है यहां पर? तो यहां पर क्या मैं त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगा दूं, जैसा त्रिभुज यहां है सेम त्रिभुज यहां भी दिख रहा है, तो या तो यहां त्रिभुज का कॉन्सेप्ट लगा दीजिए। त्रिभुज दिख गया तो अब ये त्रिभुज है कौन सा त्रिभुज है भाई, बताइए तो ये कौन सा त्रिभुज है? सर ये तो समकोण दिख रहा है। अच्छा, समकोण दिख रहा है, तो समकोण दिखते ही क्या दिमाग में ट्रिपलेट का ख्याल आ जाएगा कि सर यहां तो ट्रिपलेट लग सकता है, यहां तो ट्रिपलेट लग सकता है। अब ट्रिपलेट कैसे लगेगा, तो सर कोई ऐसा ट्रिपलेट देखिए जिसमें 15 भी आता हो और सबसे बड़ी भुजा 39 आती हो, 15 आता हो और सबसे बड़ी भुजा 39 आती हो। अब आपको मैं कहा था कि ट्रिपलेट याद कर लीजिएगा, याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद है तो कुछ लॉजिक भी मैंने आपको बताए थे। या तो आप यहां पर पाइथागोरस का थ्योरम लगा लीजिए। पाइथागोरस का थ्योरम छोड़िए, पाइथागोरस का थ्योरम तो तब लगाना है जब ट्रिपलेट ना याद हो। एक चीज देखिए, हो सकता है 15 39 वाला ट्रिपलेट ना याद हो, लेकिन मुझे एक दिख रहा है कि 3 से कट जाएगा 5 बार में, और 3 से कट जाएगा 13 बार में। चलिए ठीक है, मान लीजिए मैं ये मान लेता हूं कि आपको नहीं याद है, 15 39 वाला ट्रिपलेट नहीं याद है, तो क्या आपको यहां पर 5 और 13 वाला ट्रिपलेट याद है क्या? 5 13 का ट्रिपलेट, हाँ 5 13 का ट्रिपलेट। ऐसा मैंने आपको सिखाया क्या कि सर 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है, 12 5 13 का ट्रिपलेट होता है, तो 12 5 13 का ट्रिपलेट हो गया। अच्छा, 12 5 13 का ट्रिपलेट हो गया, 39 पाने के लिए आपने इसमें 3 से गुणा किया, 15 बनाने के लिए 3 से गुणा किए, तो 12 में भी 3 से गुणा करेंगे तो ये 36 बन जाएगा। ठीक, यानी कि इसकी तीसरी भुजा 36 रही होगी, और तीसरी भुजा का मतलब ऊंचाई 36 रहा होगा। ऊंचाई कितना हो गया होगा, ऊंचाई आपका 36 रहा होगा। ऊंचाई कितना हो गया, ऊंचाई आपका यहाँ पर 36 हो जाएगा। ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई आपका यहाँ पर 36 हो जाएगा। ऊंचाई 36 हो गया। अब ऊंचाई जब 36 आ गया तो हम क्या कर लेंगे, 1/2 ए प्लस का बी, ए प्लस बी मतलब एक भुजा दूसरी भुजा, एक भुजा 21 की है, दूसरी भुजा 51 की है, इनको जोड़ेंगे और ऊंचाई मेरी 36 निकल के आ चुकी है। सॉल्व करते हैं, 2 से काटेंगे तो 18 बार में, ये हो जाएगा 72 और गुणे का 18, 18 दूने 36 का 6 3, 18 छके 108, 18 सते 126, 126 और 3 129 हो जाएगा। क्या 1296 मेरा आंसर आ जाएगा। तो जब फिगर में ना कुछ मैनिपुलेशन होगा, जब फिगर में मैनिपुलेशन होगा तब आपको दिक्कत होना शुरू होगा, और वो भी दिक्कत तभी तक होगा जब आप उस चीज को देख नहीं पाएंगे, जब वो आपके आंखों के सामने होगा लेकिन दिखना बंद रहेगा। कोई आपको दिखाएगा तो सीख जाएंगे, और नहीं दिखाएगा तो दिक्कत में फंस जाएंगे। ठीक ना, तो जब देखना शुरू करेंगे तब आप चीजों को आराम से कर लेंगे। अब मान लीजिए एक बार आपने इस क्वेश्चन को देख लिया, क्या कभी आगे भविष्य में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, भविष्य में कहीं भी मॉक टेस्ट में आ जाए, किसी बुक में आ जाए, किसी प्रैक्टिस सेट में आ जाए, तो क्या आपका दिमाग इतना नहीं चलेगा कि अरे यार ऐसे तो मैं ऊंचाई को निकाल सकता हूं, ऐसे तो मैंने कहीं ना कहीं तो ऊंचाई निकाल रखा है, बस वहां से दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो जब तक चीजों को नहीं देखें तब तक आपके दिमाग में उस तरह के थॉट्स नहीं आएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, जब तक नहीं देखे हैं तब तक आपके दिमाग में नहीं आएगा कि ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए कहा जाता है प्रैक्टिस करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक, पाइथागोरस नहीं समझ में आया तो पाइथागोरस आपको ट्रायंगल के चैप्टर में समझाया गया है, तो जहां पर मैंने ट्रायंगल पढ़ाया है वहां पर जाके एक बार पढ़ लीजिए। आ जाइए, यहां कहा गया है एक समलंब की दो समांतर भुजाएं 28 और 40 है, अन्य दो भुजाओं में से प्रत्येक की लंबाई 12 है, क्षेत्रफल बता दीजिए। आप क्षेत्रफल छोड़िए, आप बस ऊंचाई बता दीजिए। ठीक ना, आप क्षेत्रफल छोड़िए, आप मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या बता दीजिए, सिर्फ और सिर्फ आप मुझे बता दीजिए ऊंचाई। ऊंचाई बता देंगे तो बाकी की सारी चीजें यहां पर हो जाएंगी। ऊंचाई बता दीजिए, ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई कितना हो जाएगा। सेम क्वेश्चन आपका है, सेम क्वेश्चन क्या है कि आपके पास एक समलंब चतुर्भुज है, और इस समलंब चतुर्भुज में आपका ये है आपका समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में समांतर भुजा है, समांतर भुजा ये आमने सामने वाली भुजा समांतर है, समांतर है। अब इसमें क्या है, एक भुजा आपकी 28 की है और दूसरी भुजा आपकी 40 की है।
इसके बाद कहा गया कि इसमें ये आपका 12 का है और ये भी आपका 12 का है। क्या आप मुझे ऊंचाई बता सकते हैं? बता दीजिए ऊंचाई। 888 का क्या मतलब है? 888 कहाँ है? बताइए 888 कहाँ है? और कभी भी क्लास में आया जाता है ना तो पीछे के क्लास को रिवाइज करके आया जाता है। 12 कहाँ से आया? पीछे के क्लास का रिवाइज करके आया जाता है। पीछे क्लास का जब रिवीजन करेंगे ना तो आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो आप आगे हर एक क्वेश्चन पर फंसेंगे, हर एक क्वेश्चन पर फंसेंगे, हर क्वेश्चन पर डाउट होगा। और जब मैं आपको बोलूंगा तो आप कहेंगे कि सर आप डाउट तो बताते नहीं हैं, कुछ हम लोग पूछते हैं वो आप तो बताते नहीं हैं और कहते हैं कि कुछ भी पूछ लिया करो, ये कर लो वो कर लो। तो ये सारी समस्या आपके साथ रहेंगी। कुछ भी पूछ लेने का मतलब ये नहीं है कि आप ये पूछ ले कि सर 12 में 5 का गुणा करने पर 60 क्यों आया, ये नहीं है। और मैं अगर बता चुका हूं ट्रिपलेट और लिखवा चुका हूं, पाइथागोरस थ्योरम सिखा चुका हूं, तो आप उस पर फिर से कैसे सवाल कर रहे हैं? आपकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी तो थी कम से कम कि आप उस चीज को पढ़ के आए। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है ठीक है, आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ तो होती है। करिए इस सवाल को। अब इसमें क्या है, इसमें देख लीजिए, मैंने आपको जैसे बताया बिल्कुल वैसे करिए। आप कहेंगे सर देखिए अगर यहां से आप ऊंचाई खींचेंगे, ऊंचाई का मतलब ये यहां पर परपेंडिकुलर गिरेगा और यहां पर खींचेंगे तो ये भी परपेंडिकुलर गिरेगा। अब इसके बीच का जो हिस्सा होगा ऊपर 28 तो ये भी 28 का हो जाएगा। ठीक, ये भी 28 का हो जाएगा। बचा कितना? तो सर ये 40 का यहां से यहां तक था। अब इसमें से 28 अगर हटा दें तो मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 12 बच गया। और ये 12 में क्या हुआ, तो 12 के जब हम दो हिस्से करेंगे, दो पार्ट हैं इसके, तो 6 हो जाएगा। तो ये 6 यहां पर भी आएगा और यही 6 यहां पर भी आएगा, यानी यहां से यहां 6 हो जाएगा, यहां से यहां 6 हो जाएगा। ये 6 और 6 हो गया। अब मैं आपसे कहूंगा अब कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? आप कहेंगे सर यहां तो बस एक ही चीज निकले लगेगा। क्या? यहां तो लगेगा पाइथागोरस का थ्योरम। क्या ट्रिपलेट लग सकता है क्या? आप कहेंगे सर देखिए ये क्या है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज हमको यहां पर दिख रहा है। क्या दिख रहा है सर? हमको तो एक यहां पर समकोण त्रिभुज दिख रहा है। अब ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ये h कितना हो जाएगा? जैसे ऐसे अगर मैं बना दूं तो इसमें एक भुजा आपकी 28 है, बड़ा छोटा पे मत जाइएगा, दूसरी भुजा 6 और ये है आपका h। देखिए सबसे पहली बात, अगर ट्रिपलेट लगता है तब तो लगाएंगे। कौन सा ट्रिपलेट लगेगा, किसका ट्रिपलेट लग जाएगा? ऐसा कोई ट्रिपलेट सुने हैं जिसमें 28 भी आता हो 6 भी आता हो? ऐसा कोई भी ट्रिपलेट जिसमें 28 आता हो और 6 आता हो, 28 और 6 आता हो, ऐसा कोई भी ट्रिपलेट? तो ऐसा कोई ट्रिपलेट आप लोग नहीं सुने हैं, ऐसा कोई भी ट्रिपलेट आप लोग नहीं सुने हैं, सुने ही नहीं है। कैसे आप आंसर दे रहे हैं 12 होगा, 12 होगा, 3 होगा, कैसे आंसर दे रहे हैं? ऐसा कोई ट्रिपलेट हमने लिखवाया ही नहीं है, सुन कैसे लिए? और नहीं लिखवाए हैं तो जरा देख लीजिए क्या हमने लिखवाया है। नहीं याद आ रहा है तो पीछे पलट के देख लीजिए। तो जब ट्रिपलेट नहीं लगता है उस केस में लगाना होता है पाइथागोरस का थ्योरम। और पाइथागोरस का थ्योरम क्या कहता है कि जो समकोण त्रिभुज में छोटी भुजा है, जैसे छोटी भुजा 28 है, 28 का स्क्वायर करिए, छोटी भुजा 6 है, 6 का स्क्वायर करिए, तो ये सबसे बड़ी भुजा यानी कि कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर बराबर 28 नहीं है, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, 28 कहाँ से लिख दिए? गलत 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 गलत, 12 है, यहाँ पर 12 है, सॉरी गलत बन गया फोटो। ये 12 है, ये एच है, ठीक ना, गलत बना दिए, ठीक ना, ये एच है। हाँ ऐसा अभी सॉरी ये भी छोड़ दीजिए, कोई भी ट्रिपलेट नहीं सुने हैं जिसमें 6 और 12 आता हो। ऐसा कोई ट्रिपलेट नहीं है जिसमें 6 12 आता हो, कोई भी ट्रिपलेट नहीं है जिसमें 6 12 आता हो, कोई ट्रिपलेट नहीं है। 6 12 वाला कोई ट्रिपलेट नहीं है, ठीक, कोई ट्रिपलेट नहीं है 6 12 वाला, कोई ट्रिपलेट नहीं है। अब नहीं है तो इसमें क्या होगा? छोटी भुजा, छोटी भुजा यानी कि h का स्क्वायर प्लस में 6 का स्क्वायर, सबसे बड़ी भुजा ये कर्ण होता है, कर्ण की लंबाई सबसे बड़ी होती है, बराबर में हो जाएगा 12 के स्क्वायर के। h स्क्वायर प्लस में 36 बराबर क्या हो जाएगा? h स्क्वायर प्लस में 36 बराबर में 144 हो जाएगा। इधर करके माइनस कर दीजिए तो h स्क्वायर बराबर 108 होगा। अगर 108 हो गया तो h बराबर क्या हो जाएगा? h की वैल्यू आप कहेंगे सर स्क्वायर हटा के अंडर रूट लगाना पड़ेगा, अंडर रूट लगा के इसको ब्रेक कर दीजिएगा। ब्रेक करेंगे 36 गुणे 3 में टूटेगा, तो 36 का मतलब 6 और ये हो जाएगा अंडर रूट 3, तो 6 अंडर रूट का 3 आपका h हो जाएगा। और जब h पता चल जाएगा तो आप आगे का प्रोसेस खुद करेंगे। जब h की जानकारी मिल जाएगी तो आगे का प्रोसेस खुद करेंगे। कितना हो जाएगा? 40 20 60 68 34 34 छक्के 24 240 200, ठीक है, कितना हो जाएगा? 34 6 जा 6 चौके 24 240, कितना आंसर जा रहा है? कितना आंसर जा रहा है? 9 अंडर रूट 3 आ रहा है। एक मिनट,
12 नवा 108, यहाँ लाके माइनस करना है। 144 में से 36 घटेगा, 108 बचेगा। तो 36 तिया 108 होता है, तो 6 अंडर रूट का 3 हो जाएगा। 6 अंडर रूट का 3। मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ एच से मतलब है, मुझे बस एच बता दीजिए। क्षेत्रफल के लिए 1/2 गुणे का सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी कि 28 प्लस का 40 और गुणे में ऊंचाई। ऊंचाई क्या है सर? ऊंचाई तो 6 अंडर रूट का 3 आया। कितना हो जाएगा? अगर मैं 2 से काट दूं तो 3 बार में, ये हो जाएगा आपका 68 गुणे का 3 अंडर रूट का 3, 180 204। ठीक, तो मुझे लग रहा है ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। ऑप्शन सी आपका आंसर बनेगा। ठीक, मेंसुरेशन की 2 क्लास हो चुकी है, ये तीसरी क्लास है आपकी मेंसुरेशन की। तीसरी है कि चौथी है? मेंसुरेशन की कौन सी क्लास है? मेंसुरेशन की क्लास 4 है। इससे पहले 3 क्लास आपका हो चुका है। मेंसुरेशन का 3 क्लास आपका हो चुका है। वो तीनों क्लास को पढ़े हैं तभी चौथा करिएगा, नहीं तो हर क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगा। हर एक क्वेश्चन में आपको दिक्कत आएगा। फिर से आपके मन में ये आएगा कि यार मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ, ये आपके अंदर डाउट आएगा। और फिर से आप बार बार मुझे पूछेंगे और मुझे भी फिर से ब्लेम करेंगे कि सर आपको पढ़ाना नहीं आता है। ये चीजें होंगी। तो मैं आपसे यही कहूंगा, कभी भी किसी क्लास में आते हैं, और मैं रोज कहता हूं, हर एक बच्चे से कहता हूं कि आप सारी की सारी चीजें रिवाइज करके तभी आया करिए। ऐसे बिल्कुल नहीं आना है, कैसे भी मुंह उठा के नहीं चले आना है। ठीक ना? चलिए, अब आगे बढ़ेंगे तो आगे 2D फिगर्स में ही आपको सर्कल पढ़ना होता है। सर्कल जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं, ठीक ना? जिसे हम लोग वृत्त कहते हैं, जिसको हम लोग सर्कल भी कहते हैं। सर्कल के बारे में क्या जानकारी है? अब सर्कल का नाम सुने तो कुछ ना कुछ आपके दिमाग में आएगा। क्या आएगा? कि कुछ ऐसा फिगर होता है, ऐसा कुछ फिगर होता है, ये गोला होता है। गोला क्या है? सर्कल। इसको अंग्रेजी में सर्कल कहते हैं। अब इसमें क्या है? अब इसमें क्या हो जाएगा? जैसे एक केंद्र होगा। सर्कल बनता कैसे है? आपने बचपन में यूज किया होगा। इसको क्या कहते हैं बचपन में? हम लोग हिंदी भाषा में लंगड़ा कहते थे। ऐसे करके ऐसे उसको हम बनाते थे। आप लोग क्या कहते थे उसको? ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए उसमें क्या होता है, आप मान जैसे आपके पास ये है, तो यहाँ से अब यहाँ तक आपने एक रस्सी बांधी। अब इस रस्सी को अगर गोल एक बार ऐसे घुमा दिया, ठीक ना, गोल एक बार ऐसे घुमा दिए, तो रस्सी का कोना जहां जहां जाएगा तो वहां पर क्या हो जाएगा? एक फिगर बन जाएगा। उसको हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग कहेंगे आपका सर्कल, यानी कि वृत्त। ठीक, डिवाइडर कहते थे, डिवाइडर कहते थे। ठीक है, तो जैसे क्या हो गया, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक खूंटा गाड़ दिया। ठीक है, अब खूंटा गाड़ के यहाँ पे एक गाय बांध दीजिए, गाय भैंस बकरी कुछ भी बांधिए, और इसको ऐसे एकदम रस्सी टाइट करके गोल घुमा दीजिए। गोल घुम ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये कहाँ तक जा पाएगा? यहीं तक जा पाएगी ये गाय। ठीक है, तो इतनी दूरी को ही घूम पाएगी। तो इसको हम क्या कहेंगे? ये आपका वृत्त हो जाएगा। अच्छा, यहां से रस्सी बांधे थे और गाय आपकी यहां पर थी। ठीक है, यहां से रस्सी बांधे थे, गाय आपकी यहां पर थी, और आपने इसी गाय को ऐसे गोल गोल घुमा दिया। ठीक, तो अब जहां भी जाएंगे ये आपका हिस्सा बराबर रहेगा। इस वृत्त से और इसके, इस वृत्त के केंद्र से और वृत्त के, इसको परिधि कहते हैं। वृत्त के केंद्र से वृत्त की परिधि तक की दूरी प्रकार कहते थे ना। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि तक की दूरी आपकी समान रहेगी, और उसको नाम देते हैं आर का, और आर को ही कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, इसी को हम कहते हैं त्रिज्या। ठीक है, ये त्रिज्या हो गई। ठीक, अब इसमें क्या होगा? अब मान लीजिए पूरा एक ऐसा लाइन खींचिए जो इस वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। एक ऐसी लाइन खींचिए जो वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक, अब जैसे मान लीजिए 2 बराबर भागों में बांटने का मतलब इधर भी खींच दीजिए, तो ये आर हो जाएगा। अब यहां से यहां तक की लंबाई क्या हो जाएगी? ये 2r हो जाएगी। ठीक, तो इसको क्या कहेंगे? इसको व्यास कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहेंगे? अब त्रिज्या हो गई, यानी कि रेडियस। आपने एक चीज को कहा रेडियस, और रेडियस आपका आर आगे लिखा जाएगा, त्रिज्या जिसको कहते हैं, और ये आपका आर रहेगा। इसके बाद आता है व्यास। व्यास का मतलब डायमीटर। एक ऐसी भुजा, एक ऐसी रेखा जो वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में काट दे। एक ऐसी भुजा वृत्त को 2 बराबर हिस्सों में काट दे, डी लिखा जाएगा, और डी होता है आर का 2 गुना, डबल आर। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका यहां पर
यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपका व्यास हो जाएगा। कभी कभी क्वेश्चन में व्यास दिया रहेगा, उसके बाद कई सारी चीजें पूछेंगी तो आगे हम लोग ध्यान देंगे। इसके बाद आता है कि आप बाकी सारे फिगर्स में आप परिमाप सीखते हैं। बाकी सारी फिगर में आपको परिमाप कहा जाता है। परिमाप का मतलब बाउंड्री की लंबाई कितनी है उसको हम परिमाप कहते हैं। आपका खेत है, उस खेत का बाउंड्री कितना लंबा है, खेत के बाउंड्री पर कहा जाए तार बांध दो तो कितने तार की आवश्यकता पड़ेगी, उसको हम परिमाप कहते हैं। अब इसमें भी ये बाउंड्री ही है, इस बाउंड्री को क्या कहेंगे, इसको हम परिधि कहते हैं, परिधि, या फिर इसको हम सरकमफेरेंस कहते हैं। ठीक, सरकमफेरेंस कहते हैं, अंग्रेजी में सरकमफेरेंस कहते हैं। रीजनिंग में भी क्वेश्चन आता है कि आयत परिधि, आयत परिमाप तो वृत्त बराबर क्वेश्चन मार्क, ऐसा लिखा रहता है। आप बताते हैं सर वृत्त के बाउंड्री की लंबाई को हम परिधि कहते हैं, ये होता है। अच्छा, सरकमफेरेंस परिधि इसको कहते हैं। परिधि देखिएगा मैंने सही लिखा है क्या, परिधि कहते हैं। और परिधि कितना हो जाएगा, ये होता है 2πr। 2πr, पाई का मतलब भी जान लीजिए, पाई को हम 22/7 कहते हैं, और कभी कभी 3.14 भी कहते हैं। अपने हिसाब से दोनों में से कोई एक को यूज कर लेते हैं, ये हो गया। अब इसके बाद आता है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा पाई और आर का स्क्वायर। तो ये बस इतने फॉर्मूले हैं, एक ये है एक ये है, ये कोई फॉर्मूला तो है नहीं लेकिन फिर भी याद रखिएगा। ठीक, तो अब यहां पर ध्यान देंगे तो आगे बढ़ेंगे तो आगे अब आपके पास क्वेश्चन आने लगेगा। व्यास दे दिया, क्षेत्रफल पूछा है, बस फोटो और फॉर्मूला। क्वेश्चन में कहा भैया ये है वृत्त, अब वृत्त है तो वृत्त की बात कर लेते हैं। वृत्त कैसा होता है भाई, दिमाग में फोटो बन जाएगा, वृत्त तो ऐसा होता है। अच्छा, वृत्त में क्या है भाई, वृत्त में तो व्यास है। व्यास का मतलब एक ऐसी भुजा जो इसको दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, तो ये आर, ये आर, 2r, ये आपका वृत्त का व्यास हो गया। क्या दिया है सर, क्वेश्चन में तो डायमीटर दिया है। डायमीटर का मतलब हम जानते हैं 2r होता है, और 2r की वैल्यू अगर 7 है तो r की वैल्यू 7/2 हो जाएगा। 7 का आधा, व्यास का आधा कर देंगे तो परिमाप आ जाएगा। व्यास का आधा कर देंगे तो परिमाप, सॉरी परिमाप कह रहे हैं, त्रिज्या आ जाएगी। अब त्रिज्या क्यों निकाले हैं सर, क्योंकि क्वेश्चन में भैया क्षेत्रफल पूछा है, और क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला हमने लिखवाया था वो पाई आर स्क्वायर होता है, यानी आर की जरूरत है। अब आर की जरूरत है तो क्या करेंगे, आर निकालना पड़ेगा। आर हमने निकाल लिया, तो पाई का मतलब हमने आपको बताया 22/7, आर का स्क्वायर यानी 7/2 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुणा करना। आप इसको काटेंगे, 2 से काट देंगे 11 बार में तो 77/2 हो जाएगा। 77 को 2 से भाग देंगे तो 38.5 हो जाएगा। 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 38.5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। 38.5, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब कोई दिक्कत है किसी बच्चे को यहाँ पर, 154 कैसे हो जाएगा, 154, यही तो आपने गलती कर दिया। 154 आएगा, 154 आएगा अगर आपने इसको 7 रख दिया, आर की वैल्यू को 7 रख दिया, यही तो ध्यान रखना है। दिया क्या है, 154 कैसे आ जाएगा, आर आपको दिया थोड़ी जो है, आपको तो क्वेश्चन में व्यास दिया है और उस व्यास से आर निकालना है, उस आर का यूज करना है। एक वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, व्यास आपको ज्ञात करना है। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं, क्या आप इस चीज में सक्षम हैं? क्लास किस टाइम से चल रहा है, क्लास तो भैया अपने समय से ही चल रहा है, जो समय आपको बताया गया था। अगर आप लोग लेट हो चुके हैं कोई दिक्कत नहीं है, क्लास को शुरू से ही देखा करिए। जरूरी नहीं है कि आप लाइव क्लास में ही रहें, एकदम एकदम जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे चले। ये आपका शेड्यूल है, आपको इस बात को फॉलो करना चाहिए कि क्लास में लाइव रहें, लेकिन किसी कारणवश डिले हो गया, नहीं देख पाए तो आप क्लास को शुरू से ही देखें। ऐसा ना हो कि बीच में घुसड़ जाए और बीच में से देखना शुरू कर दे। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये तो आपका डिसिप्लिन है, आपकी रेगुलरिटी है कि जब क्लास चलता है तभी आप पूरा कर लेते हैं, और ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब इस क्वेश्चन को करिए। तो इसमें क्षेत्रफल की बात कही गई है। क्षेत्रफल का मतलब क्या समझते हैं, क्षेत्रफल का मतलब समझते हैं पाई आर का स्क्वायर। अच्छा, क्वेश्चन में तो क्षेत्रफल दे दिया 616, कोई दिक्कत नहीं है। पाई का मतलब 22/7 और आर का स्क्वायर। 2 से काट दीजिए 11 बार में, 2 से काट दीजिए 308 बार में, 11 से काट दीजिए आपका 28 बार में। आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 28, 7 जाके चला गुणा हो जाएगा 28 गुणे का 7। अगर 28 को 7 में गुणा कर दिए, 28 को 7 में गुणा कर दिए और वो आपको पता है कि ये क्या है, उसका स्क्वायर वैल्यू क्या है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 28 सत्ते क्या होता है ये कर सकते हैं, और नहीं तो स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट लगेगा। ठीक, या तो आप इसको ब्रेक कर दीजिए या तो गुणा कर दीजिए। छोटी संख्या होती है तो गुणा करके देख लीजिए किसका स्क्वायर है, और बड़ी संख्या होती है तो ब्रेक कर दीजिए। ब्रेक करने का मतलब, जैसे 28 को मैं 4 गुणे का 7 लिख सकता हूँ, एक 7 और है, तो 4 जो है 2 का स्क्वायर और 7
2 बार दिख रहा है तो एक साथ, यानी कि सर त्रिज्या तो मेरी 14 हो जाएगी। ठीक है, 14 मीटर हो जाएगा। अब एक सबसे कॉमन गलती जो आप करते हैं, सबसे कॉमन गलती, सर ऑप्शन बी आंसर। और इस गलती का परिणाम ऐसा होता है कि ये जो आप क्वेश्चन बिल्कुल आसान था, जिसको आप सही कर सकते थे, वो आप गलत करके चले आते हैं। तो क्वेश्चन को पढ़ना सीखिए। पिछले क्वेश्चन में भी बच्चों ने गलती किया था कि उसका आंसर आप दे रहे थे 154। क्यों भाई, पूछा क्या है इस पर तो ध्यान दीजिए। आपसे आर तो पूछा नहीं, आपसे तो व्यास पूछा है, डी पूछा है। डी का मतलब 2 गुणे का आर, डी का मतलब 2r, और 2r यानी कि 2 गुणे का 14, 14 दुने का 28। सर आंसर तो 28 होगा, आपने तो 14 लगा दिया। जो आंसर, जो जहां बिल्कुल आसान क्वेश्चन पर जहां नंबर मिलना चाहिए था वहां तो आप नंबर कटवाए, होगा ना, वहां तो नंबर कटवाए। कोई दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन आए ना आए आराम से देख लिया करिए। बहुत ज्यादा आप लोग परेशान मत हुआ करिए, किसी भी चीज को लेके इतना परेशान नहीं होना है। ठीक। एक बच्चा काफी देर से पूछ रहा था, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि सर मैंने जीडी का फॉर्म भरा था तो उसमें हो सकता था बच्चा चला गया हो, सर उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं आया था कि हिंदी की इंग्लिश, ऑप्शन ही नहीं आया था। तो मैं क्या करूं, मैं किस भाषा में पेपर दूंगा, ऐसा कोई सवाल बच्चा पूछ रहा था काफी देर से। देखिए मैं बता सकता था कि लैंग्वेज नहीं किए थे तो पेपर के दिन तुमको लैंग्वेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, ये तो मैं बता सकता था। ठीक है, बस आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि हिंदी चाहिए कि इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश का मतलब उसमें हिंदी भी होता है, इंग्लिश भी आता है पेपर में। आपको ये सेलेक्ट करना होता है कि आप हिंदी का देंगे कि इंग्लिश का देंगे, हिंदी में पेपर देंगे कि इंग्लिश में मतलब हिंदी का पेपर देंगे कि इंग्लिश का देंगे। लेकिन किस भाषा में पेपर देंगे ये आपको पेपर के दिन ही सेलेक्ट करने को मिलता है, और ये हर चीज आपको नोटिफिकेशन में सब बता दिया जाता है। ठीक है। अब क्या है, ऐसी चीजें रोज क्लास में आती हैं, सिर्फ एक ही बच्चा नहीं है, हर बच्चा कुछ ना कुछ पूछेगा। सर हमारा उम्र ना अभी 17 साल और 6 महीना है, क्या हम फॉर्म भर सकते हैं? ठीक है, तो ये सारी चीजें क्लास में, मैंने आपको पहले ही बताया, क्लास में हजारों बच्चे होते हैं, और उसमें अगर यही सारी चीजें रोज चले, रोज मैं हर एक डिटेल बताऊं, तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो मैं आपके अंदर ये हैबिट बिल्ड करना चाहता हूं कि आप इस चीज को बार बार ना पूछें, चीजों को खोजने में भरोसा रखें, चीजों को खुद से ढूंढने में ज्यादा भरोसा रखें। ठीक है, ये मेरा जो भी हो, मेरा तरीका कहिए चाहे जो भी करिए। क्योंकि मुझे कुछ बच्चे ये भी पूछते हैं कि सर 50 तक का स्क्वायर किसी किताब में नहीं मिल रहा है, क्या करें, कैसे याद करें? अब बताइए सर, आप लिख के दीजिए हमको 50 तक का स्क्वायर। अब ये सारे बच्चों के सवाल होते हैं, सर आप लिख के दीजिए। 50 तक का स्क्वायर निकालना कोई बहुत बड़ी बात है? किताब में नहीं मिल रहा है तो आप किताब में ढूंढ क्यों रहे हैं? सबसे पहली बात, आपने किताब में ढूंढा क्यों? आप नहीं निकाल सकते हैं, कैसे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? चलिए इस क्वेश्चन को करिए अब। अरे सॉरी, क्वेश्चन कहाँ है? अर्धवृत्त की बात होती है, यानी कि आधा वृत्त। आपको क्वेश्चन भी मैं दिखा देता हूं, इसे हम लोग अर्धवृत्त कहते हैं। अर्धवृत्त लिखा, बस लिखा है अर्धवृत्त, कुछ बच्चे चाहे तो कर सकते हैं। अर्धवृत्त यानी कि नाम से ही पता चल रहा होगा कि वृत्त का आधा, इसको कहते हैं सेमी सर्कल। यानी कि सेमी का मतलब आधा हो गया और सर्कल वृत्त हो गया। जैसे ये आपका पूरा सर्कल था, ये आपका पूरा सर्कल था। अब इसके आधे हिस्से को मिटा दीजिए, तो मिटा देंगे तो आधा सर्कल बन जाएगा, आधा सर्कल बन जाएगा। अब नीचे से मिटाइए चाहे ऊपर से, ये आधा सर्कल हो गया। ठीक है, आधा सर्कल हो गया, ये सर्कल आधा हो गया। ठीक। अच्छा, अब इसमें दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी। त्रिज्या तो आपका वही रहेगा, आर कहेंगे इसको, और व्यास भी वही रहेगा। अगर मैंने आपसे पूछा कि इसका क्षेत्रफल बताइए, इसका क्षेत्रफल बताइए, एरिया, तो एरिया आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे सर जो पूरे वृत्त का एरिया था, पूरे वृत्त का एरिया था तो वो तो था सर पाई आर स्क्वायर, पूरे वृत्त का एरिया। अगर आधा कर दिए तो आधा एरिया, आधा कर दीजिए तो पाई आर स्क्वायर को अगर 2 से भाग देते हैं तो ये आपका आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है, ये आधे वृत्त का क्षेत्रफल निकल के आ जाता है। मैंने तो ढूंढ कर लिया, लिख लिया है, और एक बच्चा लिखा है यूट्यूब पर मिल जाता है। एक बात बताइए, क्यों ढूंढना है यूट्यूब पर? स्क्वायर का मतलब होता क्या है? स्क्वायर का मतलब यही होता है ना, किसी भी संख्या को 2 बार गुणा कर लीजिए। 2 का स्क्वायर चाहिए तो 2 गुणे का 2 कर लीजिए ना, ये नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर पाते तब तो यूट्यूब पर ढूंढिए, बुक में ढूंढिए, मतलब बनता है। नहीं मिलता है तो मतलब बनता है। आपको मान लीजिए 99 का ही स्क्वायर लिखना हो, 49 का स्क्वायर लिखना हो, तो 49 का स्क्वायर लिखना, तो 49 में 49 का गुणा करने में दिक्कत क्या है, ये तो बताइए। गुणा करने नहीं आता है? अरे गुणा करेंगे तो प्रैक्टिस होगा, गुणा करके लिखेंगे तो कुछ चीजों को सीखेंगे भी, तो गुणा करने का भी तो प्रैक्टिस होगा, वो भी तो करना है।
क्यों ढूंढना यूट्यूब पर? और दूसरी चीज, कई बच्चे बोलते हैं कि सर हम तो फोन से गुणा कर लिए थे। क्यों फोन से गुणा किए थे? कहाँ मिलेगा आपको फोन? एग्जाम में फोन मिलेगा गुणा करने के लिए? क्यों फोन से गुणा किया आप? कोई भी चीज तैयारी के दौरान कोई भी गलती नहीं करनी है। अपने मन में कोई भी चीज, कोई भी ऐसा शॉर्टकट नहीं लाना है जो कि आपको आगे चल के नुकसान दे दे। गलती से भी कोई भी क्वेश्चन कितना भी टफ हो तो गलती से भी फोन निकाल के गुणा मत कर दीजिएगा। गलती से भी गुणा भाग फोन निकाल के नहीं होना चाहिए। अगर आपने किया, एक बार भी किए, आपकी आदत वहीं बिगड़ जाएगी और वहीं से गुणा करने से आपको निकलेगा, लगेगा डर। डर लगना शुरू हो जाएगा। आपके सबसे आसान लगेगा कि मैं तुरंत फोन से गुणा कर लूं, कि आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर पाई आर स्क्वायर का आधा कर दीजिए तो आपका क्या निकल जाएगा? क्षेत्रफल। एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे बताइए, इसका परिमाप यानी कि इसका परिधि कितना हो जाएगा? परिमाप परिधि कितना हो जाएगा? ठीक है, परिमाप परिधि कितना हो जाएगी? परिमाप या परिधि कितना हो जाएगा? अगर मैं आपसे पूछूं इसका परिधि कितना हो जाएगा, क्या आंसर देंगे? परिधि कितना हो जाएगा? इसका परिधि कितना हो जाएगा? बताइए तो कितना हो जाएगा? जैसे बच्चों के मन में चलता है कि सर आपने पाई आर स्क्वायर को आधा कर दिया, तो बस परिमाप के लिए भी हम यही कर देंगे। परिमाप के लिए भी हम क्या करेंगे? सर 2 पाई आर जो है ना, इसका आधा कर लेंगे तो ये परिधि हो जाएगा। अगर ये करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये बिल्कुल गलत है, सरासर गलत है। क्यों गलत है? देखिए, आप 2 पाई आर का आधा कर दिए, इसका क्या मतलब है कि 2 पाई आर का मतलब यहां से लेके पूरा ये गोल आपका था परिधि। अब आपने आधा कर दिया यानी आधा मिटा दिए, बस आप इसकी बात कर रहे हैं। ये कितना है? ये आपका 2 पाई आर का आधा ये है। 2 पाई आर का आधा ये है। आप मान लीजिए आपका कोई खेत है, आपसे कहा जाएगा एक काम करो यार, इसके बाउंड्री पर ना वो कर दो, इसके बाउंड्री पर तार बांध दो। तो आप क्या करेंगे? यहां से यहां तक ऐसे तार बांध देंगे, आगे का हिस्सा छोड़ थोड़ी जो देंगे, आगे के हिस्से में भी तार बांधना पड़ेगा। तो बस यही गलती होती है, आगे का हिस्सा बच्चे छोड़ देते हैं। तार बांधेंगे तो यहां से लेके यहां तक बांधेंगे, यहां ये भी बांधेंगे, और नहीं बांधेंगे तो खेत में गाय घुस जाएगी, सारा खेत खा जाएगी आपका। ठीक है, गाय भैंस बकरी कुछ भी घुस सकता है। इंसान ही घुस के पूरा खेत आपका खा जाए, क्या करेंगे? कुछ कर पाएंगे? नहीं कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए, परिधि अगर बात आएगी परिधि की, तो सबसे पहले 2 पाई आर तो है, ठीक ना? 2 पाई आर का आधा तो है, ये तो मुझे चाहिए, ये तो मुझे इस हिस्से के लिए चाहिए। लेकिन ऊपर इसमें 2 आर भी आपको जोड़ना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे पाई आर प्लस का 2 आर। ये हो जाएगा फॉर्मूला। अच्छा, ये फॉर्मूला हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और छोटा करते हैं। जैसे पाई आर प्लस का 2 आर, पाई आर प्लस का 2 आर। पाई का मतलब होता है 22/7 और यहां पर है आर, प्लस में करना है 2 आर। इसको सॉल्व करिए, एलसीएम हो जाएगा 7। ठीक है, ये हो जाएगा 22 आर प्लस में यहाँ 7 दूने का 14 आर, 22 प्लस का 14, इसको हम कहेंगे 36 आर बट्टे का 7। ठीक है, अगर आपसे परिधि पूछे तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल कर दीजिएगा। ठीक ना? परिधि पूछे तो सीधा 36 बट्टे का 7 आर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, सीधे के सीधा 36 बट्टे का 7 आर का इस्तेमाल कर लीजिएगा। चलिए इस क्वेश्चन को करिए, करिए इस क्वेश्चन को। अब इसमें अर्धवृत्तीय क्षेत्र, ठीक है, पता चल गया क्या है। व्यास दिया हुआ है, इसका भी ध्यान रखिएगा। परिमाप पूछा है, परिमाप पूछा है। अच्छा, अब परिमाप परिधि कुछ भी लिखे कोई दिक्कत नहीं है। अगर परिमाप की बात किया तो आपको क्या समझ में आया? बस आपको फॉर्मूला यूज करना है, सीधा 36 बट्टे का 7 आर। इसके लिए आर की जरूरत है, लेकिन आपको डी दिया है, आपको डी दिया है, यानी 2 आर की वैल्यू आपको 14 दिया है, तो आर की वैल्यू 7 हो जाएगी। बस यहां पर रख दीजिए, क्या हो जाएगा? 36 बट्टे का 7, आर की जगह पे 7 रखना है, तो इससे परिधि परिमाप जो भी कहिए 36 हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, 36। ठीक है, 36। पिछले साल 4 नंबर कम थे, कोई दिक्कत नहीं है, 4 नंबर बहुत ज्यादा होते हैं, उसको हल्के में मत लीजिए। इधर देखिए, एक अर्धवृत्तीय क्षेत्र का व्यास दिया है, क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? करिए, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? सबसे पहली बात आपको दिया है व्यास 2 आर, 2 आर यानी कि 35 और आर यानी कि 35 का 2 से भाग। अच्छा, अब इसमें चाहिए मुझे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर करके 2 से भाग देना। पाई का मतलब 22 बट्टे का 7 और आर का स्क्वायर यानी कि 35/2, 35/2। ठीक है,
और 1/2 है जो कि बच्चों से छूटता है। कहीं भी लिख लीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नीचे 2 लिख दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 से काट देंगे 11, सॉरी 2 से 11 बार में, 7 से 5 बार में। क्या हो जाएगा यहां पर 5 175, और इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 7 5 12 का 2 1 7 1 8 1 9 1 1 2 1, सॉरी, और इसको 2 दूना 4 से भाग देना है। कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट आंसर नहीं आ रहा है। उस क्षेत्र का क्षेत्रफल 35/2, 22/7, 35/2, 35/2। ऑप्शंस गलत हैं यहाँ पर। मुझे क्यों लग रहा है कि ऑप्शन गलत है? 36 मीटर आ रहा है। क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? अच्छा, पीछे का आंसर कितना हो जाएगा? 4 से काटेंगे, 4 चौके 16 हो जाएगा, 4 8 32, एकम 4 और 2 5, ऐसा कुछ आएगा। ये आपका आंसर आ रहा है क्या? देखिए तो 481.25, क्योंकि व्यास 35 है। व्यास 35 है, ठीक है, व्यास 35 है। कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? कितना आंसर आ रहा है? तो आपका आंसर 481.25 आ रहा है। 481.25 मीटर स्क्वायर, ऐसा आंसर आ रहा है क्या? 481.25 मीटर स्क्वायर, इतना आंसर आ रहा है। इतना आंसर आ रहा है, बताइएगा हाँ ना में। आ रहा है तो सही है, ऑप्शन चेंज कर लीजिएगा। अब देखिए, अब सर्कल का यूज क्या है? सर्कल जैसे ऐसे ही रूप में पहिया होता है। पहिया जो होता है वो आपके वृत्त की तरह ही होता है। पहिया आपने देखा होगा। पहिया कैसा होता है? तो पहिया ऐसा होता है। ये आपका पहिया है, ठीक। ये आपका पहिया है। अब पहिए में भी अब वृत्त बन गया तो वृत्त में बस वृत्त वाला फॉर्मूला ही आ जाएगा, आर हो गया। अब पहिया घूमेगा, पहिया घूमेगा, तो पहिया घूमेगा तो एक चक्कर मारेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? तो अब इसमें क्या होता है, इसमें सीखना होता है एक चक्कर में तय की गई दूरी। क्या हो गया? एक चक्कर में कितनी दूरी पहिया तय करता है? एक चक्कर में तय की गई दूरी क्या है? एक चक्कर में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी, थोड़ा सा बताइए तो। एक चक्कर में तय की गई दूरी कितना हो सकता है? एक चक्कर में एक पहिया कितना दूरी तय करता है? तो ये बात याद रखिएगा, एक चक्कर में तय की गई दूरी बराबर परिधि, बराबर वृत्त की परिधि या फिर पहिए की परिधि। अगर पहिया है तो पहिया, वृत्त की परिधि लिख लीजिएगा। बस इतनी ही दूरी एक चक्कर में तय होती है। अगर कोई पहिया एक चक्कर पूरा घूम जाए, कितना दूरी तय करेगा? तो वृत्त के परिधि के बराबर। वृत्त यानी कि पहिया वृत्त के रूप में ही होता है, तो उसके परिधि के बराबर ये आपका उतना ही दूरी तय कर पाएगा। अच्छा, अब इसमें क्या हो जाएगा आगे बताइए। अब इसके हिसाब से आपका आंसर कितना हो जाएगा? क्वेश्चन में कहा गया एक पहिए का व्यास दिया है 84, व्यास का मतलब 2r, 2r आपको 84 दिया है, तो इस हिसाब से r कितना हो जाएगा? r आपका 42 हो जाएगा। r कितना हो जाएगा? r आपका 42 हो जाएगा। अब 792 मीटर की दूरी तय करनी है। अब इसके लिए कितने चक्कर मारने होंगे, क्या लगता है कितना चक्कर मारना पड़ जाएगा? कितना चक्कर मारना पड़ जाएगा? आप कहेंगे सर एक चक्कर की दूरी लगा निकाल लेते हैं सबसे पहले। अगर ये एक चक्कर मारता है तो कितनी दूरी तय करेगा? तो एक चक्कर बराबर सर 2πr दूरी को तय करेगा। 2πr यानी कि 2 गुणे का 22/7 गुणे का r यानी कि 42। 7 से काटेंगे 6 बार में, 12 दूना 24 का 4 कैरी 2 25 26, यानी क्या 264 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। 264 सेंटीमीटर की दूरी को ये तय करेगा। एक चक्कर बराबर 264 सेंटीमीटर। जब ऐसे क्वेश्चंस को करेंगे तो यूनिट का भी ध्यान रखेंगे। सर मेरा पहिए का जो आपकी त्रिज्या है सेंटीमीटर में है और दूरी मुझे मीटर में तय करनी है, तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना आता है क्या? अगर यही 264 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 264/100 मीटर, ये हो जाएगा मीटर में। 264/100 मीटर। एक चक्कर में कितनी दूरी तय हो रही है? तो सर एक चक्कर में 264/100 मीटर हो जाएगा। ठीक, ये दूरी की बात है और सेंटीमीटर और मीटर की बात है, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। या तो आप दूरी की यूनिट को मीटर में चेंज कर दीजिए या फिर इसको, या तो इसको मीटर में चेंज, सॉरी, या तो इसको मीटर में चेंज करिए या तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करिए, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। ठीक, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, दोनों की यूनिट सेम होनी चाहिए। अब आप कौन सी यूनिट पर शिफ्ट करते हैं आपके ऊपर है। मैंने आपको बताया है बड़े यूनिट को छोटा करना ज्यादा आसान होता है, बड़े यूनिट को छोटा करना आसान होता है। अब इसमें क्या है, 792 मीटर की दूरी तय करनी है, कितने चक्कर लगाएं? तो अगर चक्कर की संख्या पूछी जाए तो क्या करेंगे भाई? चक्कर की संख्या कैसे निकल सकती है? चक्कर की संख्या कैसे निकलेगी, क्या लगता है? चक्कर की संख्या बराबर आप कहेंगे दूरी
और दूरी बट्टे का एक चक्कर में तय किया हुआ डिस्टेंस। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है ये देख लीजिए, और कितनी दूरी तय करनी है ये देख लीजिए, बस इससे निकल के आ जाएगा। तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको 792 मीटर की दूरी तय करनी है। 792 ये मीटर में है, अगर 100 से गुणा करेंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। या तो इसको 100 से भाग दीजिए, भाग भी देंगे ना तो 264 और 100 घूम के ऊपर चला जाएगा, ठीक ना, वो कर सकते हैं। और इसको बट्टे में 264 कर दीजिए, ऐसे हो जाएगा। अब कितना चक्कर निकल के आ रहा है आपके हिसाब से, कितना चक्कर आ रहा है? कटिंग पटिंग आपको करनी पड़ेगी। कटिंग तो आपको हर क्वेश्चन में करना है, पूरे के पूरे मैथ्स में करना है, कभी जीवन में नहीं बच पाएंगे। आप चाहेंगे कटिंग से बच के, गुणा से बच के सिलेक्शन हो जाए, होना ही नहीं है, संभव ही नहीं है। कैसे होगा? 4 से काटेंगे, 4 छके 24, 4 छके 24, 4 से काटेंगे, 4 एकम 4, 4 नवा 36, 4 अठे 32। 11 से काटू तो 6 बार में, 11 से काटू तो 18 बार में, और 6 से काटू तो 3 बार में, और 100 को 3 में गुणा कर दूं तो 300। कितना हो जाएगा? तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपको 300 चक्कर मारने होंगे। कितना मारना होगा? ऑप्शन बी, 300 चक्कर आपको लगाने होंगे। 300 चक्कर, 300 चक्कर आपको लगाने होंगे, ठीक। अच्छा, इतना बड़ा क्वेश्चन था, सीधे दूरी और एक चक्कर में 2 पाई आर लिख देते तो उससे भी क्वेश्चन तुरंत सॉल्व हो सकता था। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, जैसे इस क्वेश्चन को करिए, चाहे इसको सीधे यही वाली लाइन सीधे इतना ही सॉल्व कर सकते थे। कितना चक्कर मारना है? आप कहते सर देखिए 792 मीटर का चक्कर, 792 मीटर की दूरी ट्रेवल करनी है, और इसको सेंटीमीटर में बदल रहे हैं, और सीधे नीचे 2 पाई आर कर दीजिए। 2 पाई का मतलब पाई बट्टे 22 बट्टे का 7, आर आपको 42 का पता था। ये 7 आपका या तो यहीं काट लीजिए, 7 छके 42, और यहां पर सॉल्व कर दीजिए तो चक्करों की संख्या इतने में निकल के आ जाएगी, इतने में निकल के आ जाएगा, ठीक ना। बस यूज करना आना चाहिए, इतने में निकल के आ जाएगा। आप सीधे यहीं पर निकालिए उसका जो आपका परिधि है, सीधे यहीं पर निकालिए, ठीक ना। ये कर लीजिए। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। तो अभी बैच लिया हूं, बहुत पीछे हूं, मैं क्या करूं, कैसे सिलेबस कंप्लीट करूं? अब कैसे सिलेबस कंप्लीट करें? जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं, एक एक करके एक दिन में एक क्लास एक बार देखिए, बस उसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर रिवीजन करिए, ऐसे ही तो आपका बैच कंप्लीट होगा। और कोई दूसरा ऑप्शन आपके पास थोड़ी जो है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप सोचेंगे एक दिन में 5 क्लास देख लूं, तो संभव ही नहीं है। चैप्टर तो खत्म हो जाएगा, सिलेबस तो खत्म हो जाएगा, समझ में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो एक दिन में एक क्लास बस, और लाइन से क्लास, जैसे जैसे क्लासेस पड़ी हैं बिल्कुल लाइन से देखते हुए नीचे आइए, बिल्कुल लाइन से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। जल्दबाजी करेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कोई बच्चा मुझे देगा? एक साइकिल का पहिया है, 44 किलोमीटर में 5000 चक्कर मार देता है, तो पहिए की त्रिज्या क्या हो जाएगी? देखिए, मैंने आपको बताया, चक्करों की संख्या बताया, नंबर ऑफ टर्न्स लिख देता हूं। चक्करों की संख्या को मैं नंबर ऑफ टर्न्स यानी कितने बार घूमेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बराबर आपको मैंने बताया दूरी यानी कि डिस्टेंस, और बट्टे में एक चक्कर में तय की गई दूरी। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, ये सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। अगर ये पता है तो सीधा वैल्यू पुट कर दीजिए। सीधा वैल्यू कैसे पुट होगा? तो आपसे कहा गया ना कि 5000 चक्कर मारा है, 5000 चक्कर मारा है, क्यों मारा है? तो 5000 चक्कर मारा है 44 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए। एक चीज और ध्यान रखेंगे, दोनों का यूनिट एक जैसा होना चाहिए। परिधि आपसे पूछा है, त्रिज्या पूछा और सारे ऑप्शन सेंटीमीटर में दे दिए, यानी कि आंसर आपको सेंटीमीटर में निकालना होगा, सेंटीमीटर में निकालना होगा। और यहां पर तो 44 किलोमीटर लिखा है, कैसे कन्वर्ट होगा? जब इसको 1000 से गुणा करते हैं, 44 गुणे का 1000 करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? ये 44,000 मीटर हो जाएगा, 44,000 मीटर हो जाएगा। ये बना मीटर में, ये क्या हो गया? ये मीटर हो गया। अच्छा, अब इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए और 100 से गुणा करना पड़ेगा। जब 1000 से गुणा करेंगे तो मीटर में कन्वर्ट होगा, और 100 से गुणा कर देंगे तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। किलोमीटर को 1000 में गुणा करने से मीटर बनता है, और 100 से गुणा कर देने पर, मीटर को 100 से गुणा कर देने पर सेंटीमीटर बन जाता है, ठीक ना। तो 44 किलोमीटर है, जब मैंने 1000 का गुणा किया तो ये सेंटीमीटर बन गया, 44,000 मीटर, और 100 और गुणा करेंगे तो मीटर भी सेंटीमीटर में बदल जाएगा। एक चक्कर में कितनी दूरी? एक चक्कर में 2 गुणे 22, 2 पाई आर इतनी दूरी तय होती है। ये जो नीचे का 7 है घूम के ऊपर चला जाएगा, घूम के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, यहां चला जाएगा। छोड़िए, इसमें अभी नहीं चेंज करने हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे बाद में जब नोट्स पढ़ेंगे तब। अब इसको एक एक करके सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो 1 2 3, 1 2 3, 22 दूने का 44,
5 से काटूंगा 20 बार में। ठीक, अच्छा r को यहां ले लेता हूं और 20 को 7 को ऊपर गुणा कर देता हूं तो 140 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या कितनी हो गई? 140 सेंटीमीटर, एक लाइन में आंसर। 140 सेंटीमीटर एक लाइन में आंसर। ठीक है, तो पहियों के बारे में भी ये आपको स्पीड टाइम डिस्टेंस में भी मिलता है और यहां पर भी सीखना होता है। ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आगे आपको मैं ये छोड़िए, हाँ थोड़ा सा मुझे ये क्वेश्चन मैं अभी कराऊंगा, चाहे अब बीच में आ गया है तो कर ही लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, ये थोड़ा सा मिसलेनियस टाइप का प्रश्न है। आपको जैसे एक वर्ग दिया गया है, समझ लीजिए एक वर्ग दिया गया है, कहा जाएगा ना इस वर्ग के मध्य बिंदुओं को जोड़ दीजिए, मध्य बिंदुओं को जोड़ दीजिए, मध्य बिंदु मध्य बिंदु, सारे मध्य बिंदुओं को आपस में जोड़ दीजिए। सारे मध्य बिंदु को जोड़ेंगे तो ये एक और वर्ग बन जाएगा, ठीक ना, एक और वर्ग बन जाएगा। और इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? इस वर्ग का जब क्षेत्रफल आपसे पूछेगा तो आप कहिएगा ओरिजिनल, यानी कि जो पहले वाला वर्ग था, ओरिजिनल मूल वर्ग का क्षेत्रफल, मूल वर्ग का एरिया, मूल वर्ग का एरिया, और जब उसको आधा कर देंगे तो इस वर्ग का एरिया निकल के आ जाएगा। अगर मूल वर्ग का क्षेत्रफल 36 है तो इस वर्ग का एरिया 18 हो जाएगा। मूल वर्ग का क्षेत्रफल अगर 36 है तो इस वर्ग का क्षेत्रफल 18 हो जाएगा। मेंसुरेशन में अच्छा खासा कैलकुलेशन भी करने को आता है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। बहुत अच्छा खासा कैलकुलेशन आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक ना, बहुत अच्छा खासा कैलकुलेशन आएगा। गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आप अभी आप 3D में पहुंचेंगे ना तो उसमें आयतन निकालने के लिए आपको 3-3 संख्याओं का गुणा करना पड़ेगा, किसी संख्या का क्यूब करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो गुणा तो आपको करना पड़ेगा, उससे बचेंगे कैसे? तो गुणा करने की प्रैक्टिस रखिएगा। बचने का मैं कुछ शॉर्ट ट्रिक दूंगा, लेकिन फिर भी गुणा करना है, अच्छे से गुणा करना है। आपको मैंने कहा था कि मैं इसमें हेक्सागोन भी पढ़ाऊंगा, हेक्सागोन पढ़ाऊंगा। हेक्सागोन जिसको हम लोग समषष्टभुज ही आपको पढ़ना है, जिसको हम लोग षष्टभुज कहते हैं। ठीक है, षष्टभुज कैसे लिखा जाएगा? अब इसमें तो यही लिखा है षष्टभुज, ऐसे ही लिखा है षष्टभुज, इसको हम लोग कहते हैं हेक्सागोन। क्या? हेक्सागोन। हेक्सागोन का मतलब, हेक्सा का मतलब 6 होता है और गॉन का मतलब इसमें 6 भुजाएं होंगी। क्या होगा? इसमें 6 भुजाएं होंगी। ठीक, तो अब इसमें क्या होगा? 6 भुजा वाला एक फिगर। भुजा कैसे हो गया? ऐसे। इसमें 6 भुजा होंगी, 6 भुजा वाला फिगर। ऐसा कभी फोटो आपने देखा है? कहीं ना कहीं तो देखा होगा, दिवाली के रंगोली में आपने फोटो देखा होगा, नहीं कहीं देखे हो तो। ठीक है, आपका क्वेश्चन एमटीएस में आया था, मेरा क्वेश्चन हर जगह आएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एग्जाम में आएगा, हर एग्जाम में आएगा। आपको मैं कहता हूं ना, कभी भी ना समझ में आए तो किसी पेपर को दे के देखिए, आपको पता चल जाएगा मैं क्या पढ़ाता हूं और जो मैं पढ़ा रहा हूं वो काम का है कि नहीं है। ठीक, अच्छा अब इसमें क्या है देखिए, अब जैसे मान लीजिए यहां से इसकी सारी भुजाएं बराबर है, अगर ये ए है तो ये भी ए है, 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 सब ए है। इसमें क्या करना है, अगर मैं इसको जोड़ दूं, ठीक, इसको जोड़ दूं, 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 अब जोड़ूंगा तो क्या होगा? जोड़ूंगा तो ये जो भुजा बनेगी ये भी ए होगी, ये जो भुजा बनेगी ये भी ए होगी, ये भुजा 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 भी ए होगी, ये सारी की सारी भुजा ए हो जाएगी। इसमें क्या होता है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे, हाँ बेंजीन है, बिल्कुल बेंजीन है, ये आप देखेंगे तो ये क्या है सर? ये तो मुझे क्या दिख रहा है? कुछ दिख रहा है क्या? ये अगर ये त्रिभुज की तरह दिख रहा है क्या? और कौन सा त्रिभुज दिख रहा है सर? ये तो मुझे सम त्रिभुज दिख रहा है। अच्छा, सम त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है सर, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिख रहा है। ठीक, ये सर सम त्रिभुज दिख रहा है। ठीक, सम त्रिभुज दिख रहा है तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक ट्रायंगल का, एक ट्रायंगल का एरिया कितना हो जाएगा सर? अगर ये समकोण है, सॉरी समबाहु त्रिभुज, सॉरी सम त्रिभुज कहिए, समबाहु कहिए, इसको समबाहु कहते हैं। ठीक ना, समबाहु कहते हैं, मैंने सम लिख दिया ना, इसको समबाहु कहते हैं, समबाहु त्रिभुज है। तो सर इसका क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 ए स्क्वायर होता है। अच्छा, अब इसके बाद देखेंगे इसमें ऐसे कितने त्रिभुज है, तो सर इसमें 1 2 3 4 5 6, इसमें सर तो 6 त्रिभुज है, तो 6 त्रिभुज है तो इसका 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल, 6 त्रिभुज का एरिया कितना हो जाएगा? 6 त्रिभुज का एरिया बराबर, 6 त्रिभुज का एरिया बराबर हेक्सागोन का एरिया। ठीक ना, हेक्सागोन का एरिया यानी षष्ठभुज का क्षेत्रफल, 6 त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी षष्ठभुज का क्षेत्रफल, और कितना हो जाएगा? 6 गुणे का √3/4 ए स्क्वायर। ऐसे मिला मिला के पढ़ेंगे, चीजें याद रहेंगी। ठीक ना, मिला मिला के समझ समझ के पढ़ेंगे, याद रहेगा।
तो आपको क्या सीखना है, आपको ऐसा सीखना है कि सर षष्ठभुज का मतलब एक ऐसा षष्ठभुज का मतलब एक ऐसा त्रिभुज जिसमें 6 भुजाएं हैं, सॉरी 6 त्रिभुज, एक ऐसा फिगर जिसमें 6 समबाहु त्रिभुज जुड़े हुए हैं। ठीक, क्या हो जाएगा, षष्ठभुज का मतलब, षष्ठभुज का मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें 6 समबाहु त्रिभुज जुड़े हैं। अब की बार यूपी पुलिस में कुछ क्वेश्चन सेम आ गए थे, बिल्कुल सेम आ गए थे, बिल्कुल सेम आएंगे थे और सेम आएंगे ही। ठीक है, आपको लगता है ना कि बहुत है, ये है, वो है, ऐसा है, कुछ नहीं है। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, वही आएगा। और क्या आता है, मैं तो पेपर दिया भी हूँ, पेपर कैसे निकाला, ऐसे ही निकाला, मुझे पता था ये क्वेश्चन आता है, उसको मैंने खूब पढ़ा, खूब लगाया क्वेश्चन, खूब लगाया, खूब मतलब खूब लगाया हूँ, कई कई कॉपी मैंने भर रखी है। ठीक ना, तो आपको यही चीज तो करना है। 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज को काटकर बनाया गया। अब देखिए ये कैसा है, जैसे एक समबाहु त्रिभुज था, ठीक ना, ऐसा, इसकी सारी भुजा 6-6 सेंटीमीटर की थी, इसमें कट मार दिया गया, एक कट मार दिया गया यहां पर ऐसे, एक कट मार दिया गया यहां पर ऐसे, एक कट मार दिया गया यहां पर ऐसे, ऐसे जब 3 कट मारे गए तो यहां से एक फिगर निकल के आया। ऐसे 3 कट आपको मारने हैं, जैसे ही आप इसमें 3 कट मारेंगे तो ये फिगर कुछ ऐसा दिखने लगेगा, इस प्रकार का। ठीक ना, ये फिगर कुछ ऐसा दिखने लगेगा, इस प्रकार का फिगर दिखने लगेगा। जैसे ही ये 3 कट मारेंगे ऐसा फिगर बन जाएगा, और 3 कट मारेंगे तो जैसे 6 का है, यहां से यहां तक 6 का है। ठीक ना, 3 कट मारेंगे तो 2, 2 और 2 का हो जाएगा, यानी इसकी सारी भुजा 2 की हो जाएगी। ठीक ना, सारी भुजा 2 की हो जाएगी। ठीक, अब आपसे क्षेत्रफल पूछा, आपसे मैं पूछूं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया, आप कहेंगे सर √3/4, और भुजा अगर 2 की है तो 2 का स्क्वायर, यही तो हो जाएगा। तो √3/4 ए स्क्वायर सर कटा तो √3 हो जाएगा। और हेक्सागोन का एरिया, हेक्सागोन का एरिया कितना हो जाएगा, तो सर बस इसको 6 से गुणा कर दीजिए, 6 गुणे का √3 कर दीजिए तो 6√3 हो जाएगा। तो नाम सुनने में तो हेक्सागोन पता नहीं क्या होगा, 6 भुजा होंगी, कैसे क्षेत्रफल निकलेगा यार, लेकिन कुछ है कुछ नहीं है। देखिए इसको, एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल आपको दे रखा है पहले से, आपको इसका परिमाप बताना है। परिमाप का मतलब एक भुजा की लंबाई पता चल जाए तो परिमाप बता देंगे। क्यों, तो अब अगर बात करें हेक्सागोन का एरिया, हेक्सागोन का एरिया कितना होता है, हेक्सागोन के एरिया याद करने का तरीका है, आपको लिखना है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखना है, उसको 6 से गुणा कर देना है तो वो हेक्सागोन का क्षेत्रफल हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में 6 का गुणा कर दीजिए। क्वेश्चन में आपको ये दिया है कि 108 √3 होगा, तो बराबर में √3/4 ए का स्क्वायर गुणे का 6 हो जाएगा। √3 कटा, 6 से काटिए, 6 एकम 6, 6 अठे 48, ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 4 जाके गुणा हो जाएगा, तो सर 18 चौक 72 हो जाएगा। 72 को कैसे लिख सकते हैं, सर इसको 36 गुणे का 2 लिख देंगे। ठीक ना, अब ये 36 गुणे का 2 कितना हो जाएगा, सर 36, 6 का स्क्वायर, √2 तो अंदर ही रह जाएगा, तो 6 √2 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ये इसका एक भुजा हो जाएगा। आपसे पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर बराबर 6 भुजा है, 6 भुजाएं बराबर हैं, तो 6 में 6 √2 का गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36 √2। अच्छा, परिमाप का फॉर्मूला तो नहीं लिखवाना पड़ेगा ना, परिमाप का फॉर्मूला तो नहीं लिखवाना पड़ेगा, बताइएगा, परिमाप का फॉर्मूला तो नहीं लिखवाना पड़ेगा ना परिमाप का, क्योंकि 6 ही भुजा है इसमें। अगर परिमाप की बात करें, परिमाप की, तो ध्यान रखिएगा, परिमाप का मतलब 6 गुणे का भुजा, 6 गुणे का भुजा, 6 भुजा 6 बराबर, तो 6 गुणे का भुजा परिमाप हो जाएगा, 6 गुणे का भुजा परिमाप हो जाएगा। इसको करिए, षष्ठभुज का क्षेत्रफल, षष्ठभुज का क्षेत्रफल, एक समषष्ठभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 10 है, क्षेत्रफल बताना है। अब कोई दिक्कत है, आप सारे बच्चों को कर लेंगे, मुझे ये बता दीजिए, कर लेंगे आप। एरिया कितना हो जाएगा, √3/4 ए स्क्वायर, और इसमें बस 6 का गुणा कर देना है। ठीक है, जो भी आंसर होगा लगा लीजिएगा, जो भी आंसर होगा लगा लीजिएगा, बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया आपका 2D। एक बच्चा बोल रहा था सर बुक में देख रहे हैं, सिलेबस में देख रहे हैं तो 2 तरह का मेंसुरेशन दिखा रहा है, 2 मेंसुरेशन दिखा रहा है, एक मेंसुरेशन दिखाता है 2D, एक मेंसुरेशन दिखाता है 3D। अब 2D मेंसुरेशन क्या होता है, 2D मेंसुरेशन जो आपको फोटो में दिख रहा है सब 2D है, इसको आप सिर्फ ऊपर से फोटो में देख सकते हैं, आप इसको छू नहीं सकते, रियल लाइफ में ये आपके एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक, अगर आप सर्कल को छू रहे हैं यानी आप पेपर को छू रहे हैं, यही होगा ना, सर्कल को छूने का मतलब पेपर को छू रहे हैं।
लेकिन जब 3D फिगर आता है, जैसे अब आगे हम स्टार्ट करेंगे 3D फिगर, तो 3D फिगर क्या होता है? 3D फिगर का मतलब एक ऐसे फिगर जो आपके रियल लाइफ में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि आपका घन है, घनाभ है। घनाभ का मतलब डब्बा। कोई भी डब्बा उठा लीजिए, घनाभ है। कोई भी डब्बा उठा लीजिए, घनाभ है आपका। घन घन आप क्यूब को देखे होंगे, कोई ऐसा डब्बा उठा लीजिए जिसकी चारों भुजाएं बराबर है, तो घन है। बेलन, कोई ऐसा बोतल उठा लीजिए, कोई पाइप काट दीजिए, पाइप उठा लीजिए, पाइप आपका बेलन है। गोला, बॉल देख लीजिए, गोला है। आधा गोला, कटोरी उठा लीजिए, आधा गोला है। तो ये सारी चीजें रियल लाइफ में एग्जिस्ट करती हैं और बाकी चीजें फोटो पे ही हैं बस। तो अब आते हैं हम लोग आपके 3D फिगर्स में। 3D फिगर्स में भी सबसे पहले मैं आपका स्टार्ट करूंगा, उसका नाम मैं दूंगा घनाभ। ठीक, घनाभ। घनाभ होगा। घनाभ को हम लोग क्या कहते हैं? क्यूबॉइड कहते हैं। ठीक, क्यूबॉइड। आपने पढ़ा था आयत। आयत आप पढ़े थे? आयत पढ़े थे। जैसे आपका कमरा है, कमरे के फर्श को देखिए, कमरे को फर्श को देखिए, तो कमरा का फर्श जब देखेंगे तो आपको आयत दिखेगा। मैक्सिमम कमरे आयत के रूप में होते हैं। कमरे का फर्श आयत की तरह दिखेगा। तो सिर्फ फर्श को देखिए, आयत दिखेगा। आप किसी खेत में जाके खड़े हो जाइए, आपको वो खेत आयत के रूप में दिखेगा। आयत के रूप में दिख रहा है। एक काम करिए, उस खेत के चारों साइड जो चार भुजाएं हैं खेत के, उस पर दीवार चढ़ाना शुरू करिए। जब दीवार चढ़ाना शुरू करेंगे, अरे ये क्या, ये तो डब्बे का रूप ले लिया, वो घन बनने लगेगा। ठीक ना? जैसे ही आपने वहां पर दीवार बनाना शुरू किया तो वो घन बनने लगा। ठीक है, दीवार बना दिए, छत बना दिए, तो वो क्या बन गया? घन बन गया। डब्बा है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पेपर है, जैसे मान लीजिए मेरे पास एक डायरी है। ठीक, इस हिस्से को देखेंगे, आयत दिखेगा। आयत दिखा। अच्छा, ये आयत दिखा और इसमें मैं क्या करूं, साइड से ऐसे कुछ, साइड से, चारों साइड से और भुजाएं लगा के जोड़ दूं, तो ये डब्बा बन जाएगा। डब्बा बनता कैसे है? डब्बा आपने अगर कभी बनता हुआ देखा होगा, किसी आप दुकान पे गए होंगे, तो उस दुकान पे मान लीजिए आपका जो लोहार होता है, जो टीना पीट पीट के आपका बक्से बनाता है। बक्सा कैसे बनाता है? बक्सा, उसके पास एक सीट आई। सीट थी बहुत बड़ी सी, एल्युमिनियम की, स्टील की सीट थी, लोहे की सीट थी। उसको पीट पीट के, मोड़ मार के उसने क्या कर दिया? डब्बा बना दिया। डब्बा बना दिया। तो था तो पहले आयत, मोड़ मार के उसको डब्बा बना दिए। तो इसका फोटो अगर मैं बनाऊं, तो फोटो कुछ इस प्रकार से बनता है। अगर इसका फोटो मैं बनाऊं, तो फोटो बनाना सीख लीजिएगा। आप ऐसे एक आयत बनाइएगा, ठीक ना? ऐसे एक आयत बना लीजिएगा। इस आयत में अब यहां से एक और आयत बनाइएगा, यहीं तक खींचिएगा, इसको यहां तक खींचिएगा। ठीक है, इसको यहां खींच लीजिएगा, इसको यहां खींच लीजिएगा। ऐसे दो आयत बन गए। अब इनके भुजाओं को मिला, कोनों को मिला दीजिएगा। कोनों को मिलाएंगे तो ये ऐसे ऐसे कोने मिल जाएंगे। ये कोने मिल जाएंगे, ठीक ना? ये आपके कॉर्नर जाके मिल गए। ये क्या बन गया? ये आपका बन गया घनाभ। घनाभ बन गया। अच्छा, घनाभ में क्या क्या होगा? तो जैसे आयत था, आयत नीचे है, आपका घर दिख रहा है नीचे। नीचे क्या क्या है? तो नीचे आप देखेंगे तो लंबाई दिखेगी फर्श की, फर्श की चौड़ाई दिखेगी। तो इसमें ये नीचे फर्श है, ठीक ना? ये नीचे वाला हिस्सा फर्श है, ये लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई। ठीक। अच्छा, दीवार देखेंगे तो चारों साइड से एक बराबर दीवार उठाई गई है। ऐसा तो है नहीं कि इधर की दीवार ज्यादा उठ गई, इधर की दीवार कम उठ गई, तो फिर से छत तो ऐसे बन जाएगा। ऐसा तो है नहीं। चारों साइड से बराबर दीवार उठाई गई है, चारों साइड की दीवार बराबर है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऊंचाई। और सब ये ऊंचाई हो जाएगा, ऊंचाई सब बराबर रहेगा। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ठीक, ये चीजें हो गई। इसमें बात, एक चीज का ध्यान रखिएगा, इसमें घनाभ में 12 भुजा होती है, 12 साइड्स हैं, 12 साइड्स हैं। ठीक ना? 12 भुजा है और इसमें 8 कोने हैं, 8 कॉर्नर हैं। हिंदी में ना लिखना पड़े, ध्यान रखिएगा, हिंदी में लिख लीजिएगा। 12 भुजा, 8 कोने, और क्या हो जाएगा? 6 फेस है। ठीक ना? 6 फेस है। फेस का मतलब इसका हिस्सा जो है, फेस समझ रहे हैं ना? ये आपका फेस है, ये आपका फेस है, ये फेस है, इसमें 6 फेस है। 12 भुजा, 8 कोने, 6 फेस। ठीक। अब देखिए, अब एक एक करके चीजों को सीखिए। हम कैसे चीजों को सीखें? कैसे चीजों को सीखे, कैसे फॉर्मूले को सीखे कि फॉर्मूला याद रहे। फॉर्मूला कैसा याद रहेगा? अब इसमें फॉर्मूला पूछा क्या क्या जाएगा? कई तरह के फॉर्मूले पूछेंगे। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा, क्लास को मैं थोड़ा सा आगे लेके बढ़ूंगा, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आपका फॉर्मूला पूछा जाएगा, भाई एक काम करो, इसका ना मुझे आप बता दो कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि जितने इसके तुम डब्बे हैं, इस डब्बे को बनाने में कितना पेपर का इस्तेमाल, हाँ फलक कहते हैं, फेस को फलक कहते हैं, ठीक है। इसको बनाने में कितना पेपर का इस्तेमाल हुआ है, कितना सीट का इस्तेमाल हुआ है, आप कैसे बताएंगे? उसको कहते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। या फिर मान लीजिए आपका कमरा है, मैं कहूं यार कमरे को पेंट करना है,
कमरे को पेंट करना है, ध्यान रखना चारों दीवार पेंट कर देना, और जैसा दीवार पेंट करोगे वैसा ही तुम ऊपर का छत पेंट कर देना, वैसा ही नीचे का ये पेंट कर देना, नीचे का फर्श। तो ये सब एरिया होगा। पेंटर आएगा कहेगा भैया 2 रुपए स्क्वायर फीट लेंगे, 10 रुपए स्क्वायर फीट लेंगे, कुछ रेट बताएगा। अब आपको एरिया निकालने ही ना आए तो रेट कैसे निकालेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि यार इसका रेट कितना होगा, कैसे पता चलेगा। तो उसका क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा, और आपसे बेहतर क्षेत्रफल निकालना पेंटर्स, लोहार, कारपेंटर, ये सब आपसे बेहतर, मिस्त्री आपसे बेहतर क्षेत्रफल निकाल देगा, आपसे बेहतर निकाल देगा, आपसे फास्ट कैलकुलेशन करके निकाल देगा, ठीक ना। तो लकड़ी उकड़ी का काम करने वाले में अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया, कुल सतह का क्षेत्रफल, इसमें कहते हैं कुल सतह का क्षेत्रफल। कुल सतह का क्षेत्रफल, कुल सतह का क्षेत्रफल, इसको समझिएगा कैसे निकलेगा, मैं थोड़ा एक बार समझा देता हूं। कुल सतह का क्षेत्रफल, इसी को हम लोग टोटल सरफेस एरिया भी कहते हैं, टोटल सरफेस एरिया। आगे चल के आपको क्या दिखेगा, आगे चल के आपको दिखेगा TSA। अब मैंने आपसे कहा 6 सतह है, 6 सतह मैंने आपसे कहा। जिस घर में आप बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हैं, उसमें एक बार गौर करिए, आप फर्श पर ध्यान दीजिए। जैसा आपको फर्श दिख रहा होगा वैसा ही आपको छत भी दिख रहा होगा, दोनों में कोई अंतर नहीं होगा, जैसा फर्श वैसा छत, ठीक। अब आपके घर में ऐसा तो होगा नहीं कि फर्श ऐसे है और छत जाके ऐसे हो गया, ठीक है, फर्श ऐसे है छत जाके ऐसे हो गया, ऐसा आपका घर तो होगा नहीं। ना ही फर्श ऐसा है ऊपर जाके छत ऐसे हो गया, ऐसा भी आपका घर नहीं होगा, चिमनी तो बनाए नहीं है आप, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जैसा फर्श वैसा छत। 6 फेस है, 3 फेस और 3 फेस, ये दो दो फेस एक एक जैसे, जैसा छत वैसा फर्श, और साथ में जैसा सामने का दीवार होगा बिल्कुल सेम टू सेम पीछे का दीवार होगा, जैसा लेफ्ट का दीवार होगा राइट का दीवार होगा वैसा ही आपके लेफ्ट का भी दीवार होगा, ये सारी चीजें होंगी। अब इसमें करना क्या है, तो अब फर्श पर ध्यान दीजिए। फर्श क्या है सर, फर्श तो आयत के रूप में है, इसमें लंबाई है इसमें चौड़ाई है, फर्श में लंबाई है फर्श में चौड़ाई है, आयत है। क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणे का चौड़ाई, ठीक, लंबाई गुणे का चौड़ाई, क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे का चौड़ाई। जैसा फर्श है सर वैसा छत भी है, तो एक और लंबाई चौड़ाई, फर्श का क्षेत्रफल हो गया, छत का क्षेत्रफल हो गया, ठीक। अच्छा अब इसके बाद देखिए, अब सामने की दीवार पर ध्यान दीजिए। सामने की दीवार में क्या है, तो सामने की दीवार में लंबाई दिख रहा है और लंबाई के साथ ऊंचाई दिख रहा है, एक लंबाई दिखेगा और एक ऊंचाई दिखेगा। तो अगर ध्यान देंगे तो जैसे सामने की दीवार में लंबाई दिखा, लंबाई के साथ ऊंचाई, तो इससे इस फेस का क्षेत्रफल निकल जाएगा, इस फेस का क्षेत्रफल निकल जाएगा, तो लंबाई और ऊंचाई, और जैसा लंबाई ऊंचाई सामने वैसा ही पीछे, तो एक और लंबाई ऊंचाई, ठीक है। ये 2 फेस, 4 फेस का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। पांचवा फेस, पांचवा फेस राइट की दीवार पर ध्यान दीजिए, सर चौड़ाई दिख रहा है, चौड़ाई के साथ ऊंचाई दिख रहा है, चौड़ाई ऊंचाई ऐसा दिखेगा, तो चौड़ाई ऊंचाई, चौड़ाई गुणे का ऊंचाई, ऐसे 2 फेस और। कुल सतह पूछा था ना, तो 1 2 3 4 5 6, 6 सतह का आपने क्षेत्रफल बता दिया। ये 2 एक जैसे, ये 2 एक जैसे, ये 2 एक जैसे। इसका जो क्षेत्रफल होता है फॉर्मूला 2 गुणे का LB प्लस का BH प्लस का HL, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। LB BH HL क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया जो हो जाएगा ये आपका 2 गुणे का LB प्लस का BH प्लस का HL, एक एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ठीक। ये कुल सतह का क्षेत्रफल, ठीक है, कुल सतह का क्षेत्रफल। इसके बाद आपसे पूछेगा 4 दीवालों का क्षेत्रफल, ठीक ना, आपसे पूछेगा 4 दीवालों का क्षेत्रफल, ठीक। कुल सतह के बाद आपसे पूछेगा 4 दीवालों का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अच्छा एक बात बताइएगा, ये जो मैंने लिखा है ये क्या लिखा है, समझ में आ रहा है ना, ऐसा तो नहीं है कि चारों दीवालों का क्षेत्रफल लिखना पड़ेगा, मुझे सारे बच्चे बता दीजिएगा, ऐसा तो नहीं है लिखना पड़ेगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल, अगर लिखना पड़ेगा तो मैंने बोल दिया, आप लिख लीजिए। 4 दीवार का क्षेत्रफल निकलेगा कैसे, अब 4 दीवार का क्षेत्रफल यानी सिर्फ ये 4 दीवार होनी चाहिए, ये ऊपर का छत नहीं होना चाहिए, नीचे का ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर का छत ऊपर का छत और नीचे का फर्श, ये क्या था, LB था, हटा दीजिए, जो बचेगा 2 गुणे का BH HL, ये हो जाएगा 4 दीवारों का क्षेत्रफल। 4 दीवार का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो छत का क्षेत्रफल और फर्श का क्षेत्रफल हटा दीजिए, जैसा फर्श का क्षेत्रफल था वैसा ही तो छत का क्षेत्रफल था, तो ये बस ये वाला हिस्सा हटा दीजिए, क्या बच गया सर, ये वाला हिस्सा हटा दिए तो बच गया 2 गुणे का BH प्लस का HL, यही तो बच गया, बस ये हो गया आपका। ऐसे कर लीजिए, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो सुने हैं तो ध्यान रखिएगा, इसमें से बस डिलीट कर दीजिए फर्श का क्षेत्रफल,
दूसरी चीज, इसको कैसे निकालना है, चार दीवालों का क्षेत्रफल। अब दीवाल कैसे बनी, दीवाल कैसे बनी, चार दीवाल कैसे बनी। देखिए आपका जो फर्श था, उसके फर्श के आप कोने कोने पर देखे तो इसमें लंबाई चौड़ाई दिखा, उसी कोने पर आपने दीवार चलाना शुरू कर दिया तो आपका चार दीवार बन के खड़ा हो गया। आपने नीचे देखा, फर्श के परिमाप पर गए और फर्श के परिमाप पर ईटा रखना शुरू कर दिए परिमाप पर, तो इससे चार दीवार आपकी खड़ी हो गई। तो जब चार दीवालों का क्षेत्रफल पूछेगा तो इसके लिए मैं याद कैसे कराता हूं, मैं कहता हूं परिमाप, फर्श का परिमाप, समझिएगा, मैं कहता हूं फर्श का परिमाप या फिर आधार का परिमाप, फर्श का परिमाप। और फर्श नहीं, आप कहेंगे सर ये तो कार्टून है, तो आधार लिखिएगा, ठीक ना, आधार का परिमाप, आधार का परिमाप। और आधार के परिमाप में अगर आपने h को गुणा कर दिया, आधार के परिमाप में ऊंचाई को गुणा कर दिए तो ये आपका बन जाता है क्या, चार दीवालों का क्षेत्रफल। आधार का परिमाप, अब जो आपका ये घनाभ होता है ये होता है आपके आयत के रूप में, तो आयत का परिमाप हो गया दो गुणे का l प्लस का b, और इसमें h का गुणा कर देंगे तो दो गुणे का l प्लस बी h, यहाँ h कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए, दो गुणे का l प्लस बी और h, ये होता है आपके चार दीवालों का क्षेत्रफल, ये भी याद होना चाहिए। क्या क्या निकाल लिए, चार दीवार का क्षेत्रफल निकाल लिए आप, इसके साथ निकाल चुके हैं चार दीवार का क्षेत्रफल, और क्या निकाले हैं, हाँ कुल कुल सतह का क्षेत्रफल। इसके बाद आता है आयतन यानी कि वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम कैसे निकलेगा, अब वॉल्यूम कैसे निकलेगा, देखिए अभी आप कोने कोने पर थे तो वो आपका एरिया था। वॉल्यूम यानी कि मान लीजिए आपसे मैंने कहूँगा यार इसमें पानी भर दो, कितना पानी भर सकते हैं, इसमें मिट्टी भर दो, कितना मिट्टी भर सकते हो, इस घर में कितना मिट्टी भरा जा सकता है, कैसे पता चलेगा, तो कैसे पता चलेगा, जब आयतन की बात आएगी तो आप फर्श पर देखेंगे, फर्श का एरिया निकालेंगे, फर्श का जब एरिया निकालेंगे, अब इसी एरिया पे ऊंचाई का जैसे ही गुणा करेंगे एक आपका मतलब अंदर सारी चीजें भर जाएंगी। आपने क्या किया, पानी डाला, आपने देखा फर्श पर इतना पानी आ गया, ठीक, बस उसी को ऊंचाई से गुणा कर दीजिए, ऊंचाई से जैसे ही गुणा करेंगे तो आयतन निकल के आ जाएगा। तो जब आयतन की बात आएगी तो आयतन में क्या करेंगे, आपका आधार का क्षेत्रफल, ठीक, आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, आधार का क्षेत्रफल, और जैसे ही इसमें ऊंचाई का गुणा करेंगे, ठीक है, जैसे ही इसमें आप ऊंचाई का गुणा करेंगे ये आपका आयतन निकल के आ जाएगा। आधार का क्षेत्रफल ऊंचाई का गुणा, यानी कि आधार का क्षेत्रफल सर आयत है, आयत का मतलब लंबाई गुणे का चौड़ाई, आयत का मतलब लंबाई गुणे का चौड़ाई, और जैसे ही ऊंचाई का गुणा करेंगे ये आपका LBH भी इसको कहते हैं, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आयतन हो जाएगा। आपने क्या क्या पढ़ा, आयतन पढ़ लिए, एरिया पढ़ लिए, अब इसके बाद क्या पढ़े, इसके बाद आपको पढ़ना है विकर्ण, यानी कि आपसे कहा जाएगा कि भाई इसके अंदर ना सबसे लंबा जो बांस हो सकता है, सबसे लंबा जो खंबा हो सकता है, सबसे लंबा जो छड़ हो सकता है, वो कितना लंबा इसमें हम छड़ रख सकते हैं, ये आपसे पूछा जाएगा। कैसे पता चलेगा, तो आप कमरे में देखेंगे यार अगर ऐसे लंबाई के सहारे रख दूं तो वो छड़ तो बहुत बड़ा होगा नहीं, थोड़ा टेढ़ा करके रख देता हूँ, थोड़ा सा ऐसे रख देता हूँ, थोड़ा सा वैसे रख देता हूँ, तो करते करते आपको मिलेगा कि अगर आपने एक कोने को पकड़ा, एक कोने से और दूसरे कोने के बीच में आपने छड़ लगा दिया इसमें, तो वो सबसे बड़ी लंबाई होगी इस कमरे में। जो सबसे बड़ी लंबाई है वो कहां से कहां तक है, तो एक कोने से लेके और दूसरे कोने के बीच की लंबाई सबसे बड़ी है। अब वो कैसे निकलेगा, तो ये आपसे पूछा जाएगा, इसको विकर्ण कहेंगे, ठीक ना, इसको हम कहेंगे विकर्ण, ठीक, विकर्ण, और इसको हम कहते हैं डायगोनल, विकर्ण, विकर्ण ऐसे होगा ना, डायगोनल, विकर्ण, विकर्ण, कर्ण कर्ण कर्ण, विकर्ण। देखिएगा ये र कहाँ लगेगा, मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, ठीक है। क्या हो जाएगा, देखिए जब आपने आयत का विकर्ण पढ़ा था तो उसमें आप पढ़े थे L स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर, लेकिन जब इसका विकर्ण पढ़ेंगे तो एक H स्क्वायर को भी जोड़ना होगा, क्योंकि तीन भुजाएं हैं, L भी है, B भी है, H भी है, तीनों का रोल है, तो L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके विकर्ण की लंबाई। तो इतने फॉर्मूले को आपको याद रखना है, बीच में कोई फॉर्मूला आएगा तो मैं बताऊंगा, ठीक है, इतने फॉर्मूलों को याद रखना है। अब क्वेश्चन आएगा तो बस पेज पलटना है, फॉर्मूला देखना है, क्वेश्चन का आंसर देना है और स्पीड में एकदम लगाना है, जितने स्पीड में चल सके उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। फॉर्मूला है, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर देना है। कहां जाएंगे, तो अब आप जाएंगे घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा, फिगर है घनाभ, पूछ रहा है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है।
तो अब फिगर है घनाभ, तो घनाभ के दिमाग में तुरंत घनाभ का फोटो बन जाना चाहिए। अच्छा, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो फॉर्मूला तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए, तुरंत आपके दिमाग में फॉर्मूला आ जाना चाहिए कुल सतह के क्षेत्रफल का। मैंने लिखवाया था 2 गुणे का एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल, यही फॉर्मूला मैंने आपको लिखवाया था। इसको तुरंत अप्लाई कर दीजिए। आपके पास सारी चीजें दी हुई हैं। लंबाई दिया है 7 का, चौड़ाई दिया है 5 का, चौड़ाई दिया है 5 का, लंबाई ऊंचाई दिया है 9 का, ऊंचाई दिया है 9 का, लंबाई दिया है 7 का। बस तुरंत अप्लाई करिए, तुरंत गुणा करिए, तुरंत आंसर ले आइए, तुरंत गुणा करिए, तुरंत आंसर ले आइए। क्या हो जाएगा, 2 7 पंजे हो जाएगा 35, 5 नवा हो जाएगा 45 और 9 सत्ते हो जाएगा 56। 80, 50, 130, 136, 80, 50, 130, 136। गलती हो गया क्या, 136, 146, सॉरी, 50, 30, 80, 80 और 50, 7 पंजे 35, 5 नवा 45, 35, 50, 80 और 9 सत्ते 63। ये 56 कैसे हो गया 9 सत्ते, ये 143, यानी कि 283। एरिया की बात होगी तो सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया की बात होगी तो पावर में 2 रहेगा, एरिया की बात होगी तो यूनिट के पावर में 2 रहेगा, एरिया की बात होगी तो यूनिट के पावर में 2 रहेगा। और जब यही बात होगी आपके आयतन की, तो यूनिट के पावर में 3 रहेगा। सेंटीमीटर है तो एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर, और अगर वही आपका आयतन पूछे तो सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। इसको करिए। घनाभ की आयतन आपसे पूछा गया, फोटो पर ध्यान देंगे और क्या पूछा है इस पर ध्यान देंगे। जब 2 चीजों पर ध्यान देंगे तो आपके दिमाग में सबसे पहले निकल के आएगा आयतन, और मैं कहूंगा आयतन का फॉर्मूला, तो आप कहेंगे सर LBH, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यही होता है। लंबाई सर 24 की, चौड़ाई सर 18 की और ऊंचाई सर 16 की। ठीक, 8 6 48, 8 चौके 32, 2 2 हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 18 चौक 72 का 2 कैरी 7, 36 प्लस 7 43, 432 और 432 में 16 का गुणा कितना हो जाएगा, 16 दूना 32 का 2 3, 48 3 51 का 1 5, 16 चौके 64 और 5 आपका 69, क्या 6912। और सेंटीमीटर का क्यूब होगा आयतन में, और यही आपका एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, और एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, एरिया होता तो सेंटीमीटर स्क्वायर होता, और जब यही आपका आयतन होगा तो ये आपका सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक, कितना लीटर पानी भरा जा सकता है, अब कितना लीटर पानी भरेंगे, जितना आयतन होगा उतना ही लीटर तो पानी भरेंगे, जितना आयतन होगा तो उतना लीटर आप उसमें पानी भर पाएंगे। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि 1 मीटर क्यूब का मतलब क्या होता है, 1 मीटर क्यूब का मतलब होता है कि 1000 लीटर पानी। ठीक, आयतन जो आएगा ना आपका मीटर क्यूब में आएगा, लेकिन लीटर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, तो 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर होता है, 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर होता है। जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितना लीटर पानी भरा जा सकता है, तो आप कहेंगे सर जितना आयतन उतना ही तो पानी भरेंगे, जितना इसका आयतन होगा उतना ही तो पानी भर पाएंगे, उससे ज्यादा थोड़ी जो पानी भर पाएंगे। तो आयतन हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, 5 गुणे 3 गुणे 1, तो ये हो जाएगा 15 मीटर क्यूब। आयतन कितना हो जाएगा, 15 मीटर क्यूब, ये आपका आयतन हो जाएगा। 15 मीटर क्यूब आयतन हो गया। अच्छा, 1 मीटर क्यूब का मतलब 1000 लीटर होगा, तो 15 मीटर क्यूब का मतलब 15 गुणे का 1000, तो ये मीटर क्यूब लीटर में बदल जाएगा। ध्यान रखिएगा, ये 15,000 लीटर हो जाएगा। ठीक ना, 15,000 लीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपके घर में एक टंकी बनवानी है, और कहा गया कि भाई टंकी में कोशिश करो कि 1000 लीटर पानी तो कम से कम आना चाहिए। उसके लिए आप देखेंगे ना किस लंबाई, किस चौड़ाई, किस ऊंचाई की टंकी बनाई जाए, ये तो आप ढूंढेंगे। और ढूंढेंगे तो क्या पता चलेगा, तो आपका जो निकलेगा वो मीटर में निकलेगा, मीटर क्यूब में निकलेगा, लेकिन उसको लीटर में बदलना होगा, तो ये तो जानना पड़ेगा कि मीटर क्यूब को लीटर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करिए। अब इसमें पूछा गया 10 मीटर गुणे 10 मीटर गुणे 5 मीटर, इसकी बीमाओं वाले कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी। अब ये क्या पूछ दिया, कभी भी क्वेश्चन में ना आपसे मतलब 90% क्वेश्चन में ये नहीं पूछेगा कि इसका विकर्ण क्या हुआ, आपसे ये नहीं कहेगा कि इसकी विकर्ण की लंबाई बताएं, आपसे पूछेगा इसमें रखे जा सकने वाले सबसे लंबे छड़ की लंबाई बता दें, इसमें रखे जा सकने वाले सबसे लंबे आप खंबे की लंबाई बता दें। ठीक है, यही सब चीजें आपसे पूछेगा।
और कभी भी ये चीज पूछे तो इसका मतलब बस आपको ये समझना है कि भाई इसका मतलब आपसे विकर्ण ही तो पूछ रहा है। इसका मतलब होता है विकर्ण की लंबाई आपसे पूछ रहा है, आपसे डायगोनल पूछ रहा है। और जब डायगोनल पूछेगा तो आपके दिमाग में डायगोनल का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। आपके दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? डायगोनल का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। ठीक ना? आपके दिमाग में तुरंत डायगोनल का फॉर्मूला आ जाना चाहिए। डायगोनल का फॉर्मूला आ गया तो लगा दीजिए। कितना हो जाएगा डायगोनल का फॉर्मूला? तो डायगोनल का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट में एल का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर और एच का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अंडर रूट में आपका 100 प्लस का 100 प्लस में 25। कितना हो जाएगा? ये आपका अंडर रूट 125 हो जाएगा। सॉरी 225। अब 225 का मतलब क्या समझते हैं? मैं तो समझता हूँ 15, यानी कि सबसे लंबा जो छड़ आप इसमें रख सकते हैं वो 15 मीटर का होगा। सबसे लंबा जो छड़ आप इसमें रख सकते हैं वो 15 मीटर का होगा। ठीक है, इसको कर दीजिए। एक इंडोर स्टेडियम में रखा जा सकता है, सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या होगी जो आप इस स्टेडियम में रख सकते हैं? कैसे करेंगे? कितना हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर इसका मतलब तो यही हो गया ना कि विकर्ण आपसे पूछा गया है। ठीक ना? इसका मतलब तो यही हो गया विकर्ण पूछा गया है। और विकर्ण पूछा गया है तो बस आगे तो कैलकुलेशन है। लंबाई का स्क्वायर यानी कि 14 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर 18 का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर। यही तो हो गया। लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर, ऊंचाई का स्क्वायर। फॉर्मूला सीधा सीधा फॉर्मूला, कोई दिक्कत तो है नहीं इसमें। अच्छा, अगर फॉर्मूला रख दिए तो 24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 24 का स्क्वायर 576 होता है। 18 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 324 हो जाएगा। और 16 का स्क्वायर 256 हो जाएगा। जोड़ लीजिए सबको, कितना हो जाएगा रहा है? 5 3 800 900 1000 156। 1156 हो रहा है क्या? सबको जोड़िए। क्या 1156 हो रहा है? अच्छा, 1156 ये स्क्वायर है किसका? किसी बच्चे को याद है? 1156 का मतलब समझते हैं क्या है? 1156 अगर ये हो गया तो किसका स्क्वायर है? 1156 किसका स्क्वायर हो जाएगा? देखिए तो यहाँ पर लिखा है 6। 6 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक पर 6 आएगा, ठीक है। 2 का स्क्वायर करेंगे इकाई अंक पे 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 का स्क्वायर करेंगे 6 हो जाएगा, ठीक है। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, 4। इन दोनों में से कोई एक आंसर है। दोनों में से कोई एक आंसर है, कौन सा होगा? नहीं समझ में आ रहा है तो कौन सा आंसर हो सकता है? तो बस एक ही आंसर हो सकता है, याद होना चाहिए हर एक चीज। आपको मैंने पहले भी कहा है कि आपको सारी की सारी चीजें याद होनी चाहिए। स्क्वायर 50 तक, क्यूब 30 तक याद होना चाहिए, किसी भी हालत में याद होना चाहिए। अच्छा, अब देखिए, अब एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं? इसमें आएगा एक फॉर्मूला। मैंने कहा था ना कि थोड़ा सा समझा दीजिए, बताइए क्या समझा दूं? ऐसा कोई चीज जो आपको लगे कि मैं समझा दूं। लंबाई का मतलब क्या है? चौड़ाई का मतलब क्या है? ऊंचाई का मतलब क्या है? विकर्ण का मतलब क्या है? सबसे लंबा जो छड़ रखा जा रहा है उसका मतलब क्या है? क्या समझना है ये बताइए। आप समझाने की बात कर रहे हैं, मैं आपको देखिए, मैंने आपको कहा कि जो ये आपका चैप्टर है ना, ये पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड है। फॉर्मूला उठाइए, रखिए, आंसर आ जाएगा। जैसे आपको 3 सतह का क्षेत्रफल दे दे, ठीक ना? जैसे एक और होगा, आगे चल के मिलेगा। वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया? वॉल्यूम का मतलब यहां पर अंडर रूट में A1 गुणे का A2 गुणे का A3 होता है। A1 गुणे का A2 गुणे का A3 होता है। अब आप कहेंगे सर ये A1 A2 A3 क्या है? ये A1 A2 A3 क्या है? तो देखिए, ये जो A1 A2 A3 है, A1 A2 A3 क्या है? तो ये क्या है? तीन सतहों का क्षेत्रफल। क्या है? तीन सतहों का क्षेत्रफल। तीन सतहों का क्षेत्रफल आपको दे देगा और बाकी के तीन इसी के जैसे होंगे, ठीक ना? आपके जो इसमें क्या है, आपका जो क्या कहते हैं, आपका जो घनाभ है, घनाभ में कुल मिला के 6 सतह हैं। कुल मिला के कितने सतह हैं? तो घनाभ में तो कुल मिला के 6 सतह हैं, ठीक। और 6 सतह में तीन एक जैसे और बाकी के तीन उसी के जैसे। जैसे जैसा सामने वैसे बगल में, जैसे नीचे वैसा ऊपर, जैसे इस साइड वैसे इस साइड। तीन सतह हो गए और ऐसे ही तीन सतह और हो गए, कुल मिला के 6 सतह हो गए। अगर तीन सतह का क्षेत्रफल दे दे तो क्या आप इसका आयतन निकाल सकते हैं क्या? जैसे मान लीजिए तीन संकल पृष्ठों का क्षेत्रफल ये है। इसको अगर मैं कहूं A1, इसको मैं कह दूं A2। ये तीन सतह है, तीनों सतह का क्षेत्रफल दिया हुआ है। तीन सतह का क्षेत्रफल A1 A2 A3 दिया हुआ है। अब इसका आयतन ज्ञात करना है, क्या हो जाएगा आयतन? क्या हो जाएगा?
क्या हो जाएगा? अब देखिए, जब आपसे आयतन की बात करें और जब इसके 3 सतह 3 पृष्ठ का क्षेत्रफल दे दे, तो इसके लिए क्या करना है? अंडर रूट A1 गुणे का A2 गुणे का A3 कर देना है। ठीक, ये A1 A2 A3 क्या है? 3 अलग अलग सतहों का क्षेत्रफल है। 3 अलग अलग सतहों का क्षेत्रफल है, तो जब मैं इसमें गुणा कर दूं, 5 गुणे का 16 गुणे का 20, या तो आप गुणा कर लीजिए या तो ब्रेक कर लीजिए, या तो गुणा कर लीजिए या तो ब्रेक कर लीजिए। जैसे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 80 दूने का 160 यानी कि 1600 आ जाएगा। और 1600 का मतलब 50 तक तो याद ही है। क्यों? 50 तक तो याद ही है। आयतन होगा तो क्यूब में होगा। ठीक है, आयतन होगा तो क्यूब में होगा। 40 सेंटीमीटर क्यूब, 40 सेंटीमीटर क्यूब। कुछ बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। वैसे भी मुझे पता है आप लोग को पढ़ के अब हालत खराब हो गई है, पढ़ते पढ़ते हालत खराब हो गई है। बोलिए, बोल ही लीजिए, 10 मिनट और पढ़ाएंगे। क्योंकि अगर आज छोड़ दिए तो फिर से जब मैं अगली क्लास में पढ़ाऊंगा तब आपको दिक्कत हो जाएगा कि ये क्या है सर, ये कब फॉर्मूला लिखवा दिए, ये कहाँ से आ गया, ये सारी दिक्कतें होंगी। तो कम से कम मुझे घनाप तो खत्म कर लेने दीजिए। घनाप को खत्म कर दूंगा तो अगली क्लास में घनाप से रिलेटेड दिक्कत ही नहीं होगा, सीधे घन पढ़ना शुरू कर देंगे। यहाँ पर भी सेम चीज दी है, तो आपको पता चल गया कि वॉल्यूम का मतलब क्या हो जाएगा। सर वॉल्यूम का मतलब बस ये जो 3 सतह के क्षेत्रफल है ना, इनको गुणा करके अंडर रूट लगा दिया जाए। अब देखिए, अब ये गुणा करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या बनेगी और उसको आपको पता ही नहीं होगा किसका स्क्वायर है ये। तो या तो गुणा किया जाता है या फिर इसको ब्रेक किया जाता है। ब्रेक कैसे करते हैं? ब्रेक करेंगे, जैसे 32 है, मैं क्या लिख दूं? मैं 16 गुणे का 2 लिख दूं। अब कुछ ना समझ में आए तो एकदम छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दूं। 24 है, क्या लिखूं? 24 को मैं देखो कैसे लिखूंगा, 2 दूना 4, 4 तिया का 12 और 12 दूने का 24, ऐसे लिख दूंगा। 48 है, क्या लिख दूं? 16 गुणे का 3 लिख दूं। अगर इसमें कोई परफेक्ट स्क्वायर संख्या आ रही है तो उसको लिखा जाए और बाकी को छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? जैसे 16 दो बार है, 16 दो बार है, एक 16 मैंने लिख दिया। एक दो बार दो दिखा, एक दो बाहर आ गया। दो बार दो दिखा, एक दो बाहर आ गया। दो बार तीन दिखा, एक तीन बाहर आ गया। ठीक है, क्या हो गया? 3 दूना 6, 12, 120, 72, 192। और क्या है? आयतन, तो सेंटीमीटर क्यूब। 192 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसको ब्रेक थोड़ी जो किया। देखिए, ब्रेक करने का मतलब यही है, जैसे 32 है, अगर पहाड़ा याद है तो तुरंत तोड़ लेंगे, नहीं याद है तो 32 को कैसे तोड़ेंगे? 32 को तोड़ने का तरीका तब आपका हो जाएगा, 2 से भाग देंगे 16 बार में, फिर से 2 से भाग देंगे, सबसे छोटी संख्या से भाग देना है 8 बार में, फिर से 2 से भाग देंगे 4 बार में। अगर कभी भाग दिए 16 दिख गया, अरे यार ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसको 16 गुणे का 2 लिख दीजिएगा। ठीक, और नहीं समझ में आ रहा है तो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिएगा। ठीक है, तो 2 दूने का 4 हो जाएगा। अब 32 को चाहे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक, यहां समझ गए कि अरे यार 16 तो स्क्वायर है और इसके साथ एक 2 एक्स्ट्रा है, तो यही छोड़ दीजिए। ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको पढ़ाई। अच्छा, अब एक ये चीज है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। इस चीज को बस मुझे आज की क्लास में समझाना है। इसके बाद क्लास को मैं इस दो क्वेश्चन इसके हैं, इसको करा के छोड़ दूंगा। थोड़ा स्लो पढ़ाइए। अच्छा, ये समस्या है आपकी, गुणा करने में समय लग जा रहा है क्या आपको? गुणा करने में समय लग जा रहा है? क्यों गुणा करने में ज्यादा समय लग जा रहा है? स्लो की बात कर रहे हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पर। इसमें देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, क्या दिया है? घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दिया है, इसके साथ विकर्ण की लंबाई दी है। अब इसका यूज करके आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। देखिए दिया क्या है, क्वेश्चन में आपको कहा है कि भैया लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई को जोड़ोगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 24। विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई का मतलब अंडर रूट में जब एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? ये आएगा आपका 15। अगर मैं दोनों साइड स्क्वायर कर दूं तो यहां से निकलेगा एल स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर बराबर 225। ये निकलेगा। आपके पास एक समीकरण ये है, दूसरा समीकरण ये है। पूछा क्या है? पूछा है आपसे टोटल सरफेस एरिया, यानी कि 2 गुणे का एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल। ये चीज आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए।
और ध्यान से समझ लीजिए। दो चार बच्चों को लग रहा है स्पीड बहुत ज्यादा है, स्पीड ज्यादा है, ऐसा कोई बात नहीं है, मैं तो खुद कह रहा हूँ स्पीड ज्यादा है। लेकिन स्पीड में अब देखेंगे आपको क्वेश्चन में ले दे के गुणा भाग करना है, जोड़ घटाव करना है, उसमें समय लग जा रहा है, आप थोड़ा सा फंस जा रहे हैं और मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दे रहा हूँ। क्यों? मैं जल्दी जल्दी आगे बढ़ा दे रहा हूँ, यही चीज तो हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी क्लास खत्म होगा, एक बार और उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, सारे क्वेश्चन का गुणा भाग फिर से कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक ना? अभी क्लास खत्म होगा ना, सारे क्वेश्चन का गुणा भाग एक बार और कर लीजिएगा, आराम से इत्मीनान से गुणा भाग करिएगा। बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, फॉर्मूला है, वैल्यू रख के सॉल्व करना है। दिक्कत है यहाँ पे, इसमें है क्या, इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें जैसे एल प्लस बी प्लस एच दिया है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर दिया है, और पूछा क्या है, पूछा क्या है, ये पूछा है। इसके लिए क्या करेंगे, इसको मैं समझा देता हूं। क्या करेंगे, देखिए, सबसे पहली बात, इसमें एक फॉर्मूला यूज होगा। क्या आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? बस यही फॉर्मूला यहां पर आने वाला है, यही फॉर्मूला आने वाला है। अब ये फॉर्मूला होता क्या है मैं बता दूं, बच्चों को याद नहीं होगा। ये होता है ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में सी का स्क्वायर और प्लस में 2 टाइम्स ए बी बी सी प्लस में सी ए, ये होता है। अब एक बात देखिए, ये तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में आपको दिया है एल प्लस बी प्लस एच, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर दिया है और ये टर्म आपसे पूछा है। अगर मैं एल प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी की जगह में ए की जगह पे एल लिख दूं, बी की जगह पे बी लिख दूं और सी की जगह पे, अब फॉर्मूला है, फॉर्मूला में अगर मान लीजिए एल बी एच लिखा होता तो क्या होता? आप कहते सर अगर मैं एल बी एच का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या निकल के आएगा? सर एल का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस में बी एच प्लस में एच एल, ये निकल के आएगा, यही तो निकल के आएगा, एल बी बी एच एच एल। योग का मतलब क्या होता है, ये कौन सी बात हुई? योग का मतलब उसको जोड़ना होता है। सम पढ़ लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में देखिए एल प्लस बी प्लस एच 24 दिया है, यानी कि यहां पर मैं 24 रख सकता हूं और 24 का स्क्वायर कर दूं तो क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर क्या है? ये है आपका, ये भी दिया है, ये 25 225 दिया है, तो यहां पर 225 रख दूंगा और प्लस में क्या है, प्लस में 2 टाइम्स ऑफ एल बी प्लस का बी एच प्लस का एच एल। जरा इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, क्या यही पूछ रहा है क्या? क्या यही पूछ रहा है क्या? क्या यही आपसे पूछ रहा है क्या? और ये क्या है? सर ये तो टोटल सरफेस एरिया है। क्यों? ये क्या है? सर ये तो टोटल सरफेस एरिया है। क्या है? टोटल सरफेस एरिया है ना? अच्छा, अगर मैं सॉल्व करूं, 24 का स्क्वायर होता है 576 बराबर में 225 और प्लस में टोटल सरफेस एरिया। अब इस टर्म को देखिएगा तो टोटल सरफेस एरिया लिख लीजिएगा, नहीं तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं ना कि 2 से इधर काट देते हैं, ये गलती कर देते हैं। तो अगर मैं इसको लाके यहाँ माइनस कर दूं तो टोटल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया 576 माइनस का 225 कितना हो जाएगा? 153 351 और ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है याद नहीं होता, समझ में नहीं आता, अब ये कैसे पता चलेगा भाई कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है? ये तो आपका बहुत मुश्किल काम आप पूछ दिए हैं, कैसे पता चलेगा यार कौन सा फॉर्मूला कहाँ लगना है? क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उसमें कुछ पूछता है क्या? अभी तक जितने क्वेश्चन पूछे पढ़े हैं उसमें लिखा हुआ था क्या कि आयतन निकाल दीजिए, फोटो का नाम भी लिखा हुआ था, ठीक, ये सब चीजें लिखी हुई थी क्या कहीं? हाँ, ये क्वेश्चन अलग है तो मैंने इस पे इंपॉर्टेंट भी लिख दिया है, हो सकता है आपको याद रहे, इसीलिए तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखा है। ये सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। अब तो आपको पता चल गया कि भाई लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई, अगर इसका मैं वर्ग कर दूं तो ये हो जाएगा लंबाई का स्क्वायर प्लस में चौड़ाई का स्क्वायर प्लस में ऊंचाई का स्क्वायर, और प्लस में या तो 2 गुणे का लंबाई चौड़ाई, चौड़ाई ऊंचाई, ऊंचाई लंबाई लिखिए, ठीक। तो अब इसमें दिया है ये 23, 23 का स्क्वायर कर लीजिए
विकर्ण की लंबाई देखिए क्या दिया है, विकर्ण की लंबाई जो दिया होगा उसका वर्ग कर लीजिएगा। विकर्ण की लंबाई जैसे अंडर रूट में होता है ना, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, अंडर रूट में होता है, और ये है 5 अंडर रूट का 7। अगर यहां से एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर निकालेंगे तो दोनों साइड स्क्वायर करना होगा। ठीक है, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25, अंडर रूट 7 का स्क्वायर 7, 25 सत्ते 175 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 175। तो यहां पर बराबर में क्या करिएगा, बराबर में 175 रख दीजिएगा, और यही आपका टोटल सरफेस एरिया है। ठीक, आगे का आप कर लीजिएगा। छोड़ देते हैं, चलिए आप ही की मर्जी चलेगी, छोड़ देते हैं। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। ठीक ना, इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आया नहीं है, तो बुक में ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, लेकिन आना शुरू हो जाएगा। 225 कैसे आया, थोड़ा सा रिसर्च करिए, रिसर्च करिए। यहाँ पर न्यूटन न्यूटन का तीसरा नियम लगा है, यहाँ पर न्यूटन का तीसरा नियम लगा है। ठीक है, पहला दूसरा भी लगा सकते हैं, एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर, जरा ध्यान देंगे तो पता चलेगा। ठीक है, चलिए तो अगली क्लास में मिलते हैं। बहुत अच्छे से रिवीजन करिएगा, कुछ मत छोड़िएगा। ठीक, अगली क्लास में घनाभ पढ़ेंगे, घनाभ बहुत छोटा है, घनाभ के बाद हम लोग बेलन वलन पढ़ेंगे, वो और छोटा है, तो छोटी छोटी चीजें कल की क्लास में निपट जाएंगी। ठीक है, चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद।